बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक है, एक नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में आपके लिए हमारी नेक तमन्नाएं। दिस इज सबसे आगे, आई एम इमरान हसन। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। और ये जो अक्सर हमसे लोग बातें पूछ रहे होते हैं कि आप ये क्या बातें कर रहे होते हैं जिस वक्त कट होना होता है, मैं कहती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ही उस वक्त हो रही होती है क्योंकि कोई बात नहीं हो रही थी। हम कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने मूड को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें। बहरहाल जी, आपको वेलकम करते हैं अपने शो के अंदर। एक और नई एपिसोड ब्रांड न्यू एनर्जीज के साथ आगाज़ करने लगे अपने शो का। और आज जो है बड़ा खास दिन भी मनाया जा रहा है। किस हवाले से? अच्छा, बुक्स के हवाले से। बुक्स के हवाले से, कॉपीराइट डे के हवाले से। आपको पता है कॉपीराइट्स वाला मामला जो है ना, गुज़श्ता 2 हम दिहाइयों के अंदर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे भी बात। और किताबों के हवाले से, किताबों की जो अहमियत है या मुताले की जो अहमियत या अफादियत है, वो हमारी सोसाइटी में तो बहुत ही ज़्यादा है इस वक्त, जिस तरह की सोसाइटी से हम गुजर रहे हैं। और वैसे भी अगरचे के लोग कहते हैं कि अब किताबों के खरीदने का रुझान कम हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि ई बुक्स की तरफ लोगों का ट्रेंड ज़्यादा हो गया है यहाँ पे जो नए मीडियम्स हैं। बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बुक ने सफ़र तो किया है। लेकिन जिस तरीके से आप जब एक फिजिकल बुक जो है उसको जब पढ़ते हैं, उसका जो एक लुत्फ आता है ना, वो ई बुक्स का मुझे लगता है कि नहीं आता। हाथ में जब तक किताब नहीं होती ना फिजिकली, तब तक मुझे लगता है मज़ा नहीं आता। महाराज जी, किताबों के बारे में बड़ी शायरी भी हुई है। जॉन एलिया ने कहा था ना कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं है। महाराज जी, यही वो दिन है जब वैसे किताबों के बारे में नहीं कहा था। ये किताबें आई ना, किताबें तो आई ना। किताबें देखिए इतना इम्पोर्टेंट जुज है शायरी का या फिर जितने भी लिखारी हैं उनके लिए कि वो पढ़ते भी हैं और उसके बाद उनके नाम अमर हो जाते हैं किताबों के अंदर। ऐसे ये बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लिखने वाले, उन सभी को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। और उसके साथ साथ अपनी जो हैबिट है, रीडिंग की हैबिट है, जो कहीं ना कहीं मुझ समेत हम सब लोग तकरीबन ख़त्म कर चुके हैं, लैग करते हैं। अगर पढ़े भी तो वैसा कुछ नहीं पढ़ते जो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में हेल्प करे। मैं अमूमी तौर पे देखता हूँ कि हमारा तो थोड़ा बहुत पढ़ना पढ़ाना हो जाता है न्यूज़ को लेकर, स्टोरीज़ को लेकर, लेकिन पर्टिकुलरली वो कहते हैं ना, जैसे आप अगर आम घर में काम करते रहें, चलते फिरते रहें, तो उसका शायद आपकी सेहत पे असर नहीं होता। बट एक डेडिकेटेड वॉक, चाहे वो 10 मिनट की क्यों ना हो, इंटेंशनल, तो इसी तरह से अगर आप अमूमी तौर पर चीज़ें पढ़ते रहें तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आप वक्त निकाल कर किसी किताब के साथ वक्त गुजारें, उससे दोस्ती करें, तो वो आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। आज क्या कर सकते हैं, आज हम ये तहैया कर सकते हैं अपने आप के साथ कि पूरे दिन में सिर्फ चाहे एक पेज पढ़ें किसी भी किताब का, चाहे वो कोई भी किताब हो, तो वो हर रोज अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हमें जो है ना फायदा हो जाएगा। बहरहाल एक और इम्पोर्टेंट दिन भी है, वो ये कि विलियम शेक्सपियर और मिगेल दी सर्वांटिस दुनिया से रुखसत हुए थे आज के दिन। अच्छा, शेक्सपियर जो है ना वो सिर्फ रुखसत नहीं हुए थे, आज उनका यौम पैदाइश भी है। 23 अप्रैल को ही वो पैदा हुए थे और 23 अप्रैल को ही उनकी डेथ हुई। उनका भी ताल्लुक चूंकि तख्लीक से है, तो जाहिर बात है सियासत से भी इस दिन की अहमियत है। यूनेस्को की जानिब से 1995 में इस दिन को आलमी सतह पर मनाने की मंजूरी दी गई थी ताकि दुनिया भर में किताबों से मोहब्बत पैदा की जा सके। किताबों के साथ जो लोग शगफ ऑलरेडी रखते हैं, जो मुताले का मशगला जिनका है, उनको मज़ीद प्रमोट किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए। और इसके साथ साथ आपने कॉपी राइट्स की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में तो खासतौर पर ऐसा कोई कानून अगर है भी तो वो एप्लीकेबल नहीं है कॉपी राइट्स को लेकर। अब इम्प्लीमेंट नहीं होता है, एक्सरसाइज नहीं करते लोग, और लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है कि कैसे उन्होंने अपने स्ट्राइक को इस्तेमाल करना। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जी, हम ऑफ एंड ऑन इनको हाईलाइट करते रहते हैं। बहरहाल आपको यौम किताब बहुत मुबारक हो अगर आप एक बुक लवर हैं, और अल्लाह करे कि विद द टाइम पाकिस्तान में ये कल्चर मजीद इसकी तरवीज इंशाल्लाह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ जाते हैं, एक अच्छी खबर आपको देते हैं। पाकिस्तान के लिए हम कह सकते हैं कि ये एक अचीवमेंट की खबर है और तमाम लोगों को मुबारकबाद देने का दिल कर रहा है इसको सुनने के बाद कि बरतानवी जरीदा जो है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, उसकी जानिब से मारूफ मौलिश डॉक्टर अदीब रिजवी को आलमी अवार्ड से नवाजा गया है। जनूबी एशिया के खित्ते की बात करें तो यहाँ पर तिब के मैदान में गिरां कदर खिदमात का एतराफ़ किया गया उनका। और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जो है उसने मुल्क के मुमताज़ सर्जन और इंसान दोस्त शख्सियत डॉक्टर अदीब रिजवी को आलमी अवार्ड से नवाजा। ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। मुझे लगता है कि इनको नोबेल प्राइज़ भी किसी वक्त में अगर दिया जाए, जो काम इनका है बहुत ज़बरदस्त, मुहक्किक है, माहिर तिब हैं, और बहुत सारे लोगों को इनकी जो तंजीम है वो फ्री में सर्व भी कर रही है। इसके साथ साथ ये भी इस चीज़ की तरवीज के लिए भी काम करते हैं कि आप अपने ऑर्गन्स को डोनेट करें जब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो। और अदीब साहब की बड़ी खिदमात हैं और यकीनी तौर पर जो एक्नॉलेजमेंट है, ऐसी शख्सियात के लिए अवार्ड्स छोटे होते हैं, उनकी खिदमात बड़ी होती हैं। हमारी बहुत सारी नेक तमन्नाएं। वंस अगेन पाकिस्तान का नाम और आपका नाम तो बड़ा है ही डॉक्टर साहब, हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, व्हाट नेक्स्ट वी हैव। आजकल आपको पता है कि दुनिया आगे बढ़ रही है। कैसे आगे बढ़ रही है दुनिया? इस तरह से आगे बढ़ रही है कि यूट्यूब ने आगे जिंदगियां बदल के रख दी। एक नया, हम कह सकते हैं, शोबा दे दिया, एक नया प्रोफेशन दे दिया लोगों को। लेकिन आज ही का वो दिन था 2005 में जब पहली वीडियो 23 अप्रैल 2005 को पहली वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की। और आपको पता है जिसने अपलोड की थी वो पाकिस्तानी, ही वाज पाकिस्तानी नजाद, पाकिस्तानी नजाद, अमरीकी, ही वाज पाकिस्तानी।
टेक दिस क्रेडिट। 19 सेकंड की एक वीडियो थी, वो बनी एक जू के बाहर, आई बिलीव वो खड़े थे, और ये आप वीडियो देख सकते हैं। इनकी उम्र जिन्होंने वीडियो बनाई थी उस वक्त 25 साल थी। जावेद करीम कैलिफोर्निया के सैन डिएगो चिड़ियाघर में मौजूद थे अपने साथियों के हमरा, और वहाँ पे 2 हाथी थे जिनके सामने ये खड़े हैं, और उन्होंने क्लिप बनाया जैसे यूजुअली हम खड़े होकर क्लिप बनाते हैं और पोस्ट कर देते हैं, बट ही माइट नेवर लुक एट द क्वालिटी ऑफ वीडियो। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स इनकी इस एक वीडियो के ऊपर है इनके चैनल पे। जस्ट लुक एट द क्वालिटी ऑफ दिस वीडियो। इसकी वो कहते हैं ना कि चांद पे जो पहला शख्स गया था उसका नाम आज तक याद रखा जाएगा। इस तरह जिसने पहली वीडियो अपलोड किया है ना उनका भी नाम हमेशा याद रखा जाएगा, जावेद साहब का। व्लॉगर्स का सवाब इनको भी जाएगा जो डेली व्लॉगिंग होती है। देखिए वो तो दुआएं देते होंगे इनके लिए, रातों को उठ के इनके लिए दुआएं मांगते होंगे कि लंबी जिंदगी मिले। एक पेनी भी अगर इनको जाए ना सब कंटेंट जो बन रहा है, मेरे ख्याल में इट शुड बी ट्रिलियनियर नाउ, ट्रिलियनर हो जाएंगे बिल्कुल ऐसे। बहरहाल जी ये वो वीडियो है, मैं तो इसकी क्वालिटी देख रही हूँ। आजकल इस तरह की क्वालिटी की वीडियो आप अपलोड करेंगे ना कोई नहीं देखेगा, कोई व्यूज नहीं आएंगे उसके ऊपर। 100 व्यूज आ जाए ना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये एक यूनिक चीज है ना, एक शाहकार है वो, ट्रेंड था, ये ट्रेंड सेटर हो गया। बहरहाल जी आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग, आपको पता है, आपका तो मुझे खास तौर पे पता है, आपने खुद म्यूजिक किया भी है, म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं और हम सबका कोई ना कोई फेवरेट गाना होता भी है। लेकिन आज एक ऐसे गाने के बारे में हमने आपको बताना है जिसको सुनकर तकरीबन क्या किया होगा लोगों ने खुदकुशियां कर ली, खुदकुशियां की। 100 से ज्यादा लोग अपनी जानें दे चुके हैं और हुकाम जो है ना अब इसके खिलाफ इकदाम भी कर रहे हैं। जरा बताएं इसकी। हंगरी से इसका ताल्लुक है, जिस ट्यून की हम बात कर रहे हैं हंगरी से ताल्लुक रखने वाले एक मौसीकार हैं रेजोस सुरेस, आई होप मैं नाम सही पढ़ रहा हूँ। 1935 में उन्होंने एक गाना लिखा और इसको उन्होंने ग्लूमी संडे का नाम दिया। उन्होंने गाना अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा था। आप ये देखें कि एक म्यूजिक जो है या लिरिक्स जो है उनका कितना ज्यादा अफेक्ट होता है, कितना ज्यादा असर होता है किसी भी इंसान के मिजाज के, बहुत ज्यादा। तो जो ऑलरेडी डाउन हो उनको नहीं सुनने चाहिए इस तरह की। आपके मूड को तब्दील करने के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों सूरतों में, और खास तौर पे आजकल के हमारे यंगस्टर जैसा म्यूजिक सुन रहे हैं उसका वाकई बहुत इम्पैक्ट होता है। तो बहुत एहतियात से, बहरहाल मैं जरा ऊंचा ना चलाइएगा जी गाना, पता लगे 2-3 लोग हमारी वजह से बेचारे ऊपर नीचे हो जाए, तो हम ये नहीं चाहते। इंटरेस्टिंग है, आपको हमने बताया भी साथ कि एक गाना या म्यूजिक क्या इम्पैक्ट कर सकता है आपकी जिंदगी के ऊपर। इटालियन सुसाइडल सॉन्ग नहीं, हंगेरियन सुसाइड सॉन्ग का इसका नाम दिया गया। बहरहाल अगर आपने ऑफिस जा रहे हैं, सुबह का आगाज कर रहे हैं और म्यूजिक सुनने की आपको आदत है ना, तो मैं ये वाला गाना मत सुनिएगा, या जो स्लो सॉन्ग है वो मत सुनिएगा। बंदा रात को वैसे ही ड्राइव कर रहा है और रेडियो पे प्ले हो जाए ये गाना, तो आप मत चला दीजिएगा। मतलब मेरे ज़हन में पूरी फिल्म एक नया ऑप्शन मिल गया रेडियो के लिए, लेकिन पूरी फिल्म की स्टोरी चल रही है, कोई गाड़ी इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, पता लगे जी कोई बनी भी उसके ऊपर हंगेरियन। अगर नहीं बनी वैसे तो बननी चाहिए, गुड सब्जेक्ट। खैर, हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि जो 25 अप्रैल आने वाली है, आज है वैसे 23 अप्रैल, सो 25 को जो सूरज है वो तुलू होने से कबल 2 सैयारे और चांद आसमान पर ऐसे नजर आएगा जैसे मुस्कुराता चेहरा होता है, स्माइली की तरह नजर, स्माइली की तरह नजर। ओह ओके। वेबसाइट के मुताबिक साइंसी तौर पर ऐसा मुमकिन है कि इस अमल को ट्रिपल कंजक्शन कहा जाएगा, जिसमें वेनस, सैटर्न और चांद जो है वो करीब तरीन होंगे और आसमान पर मुस्कुराते चेहरे की तरह जाहिर होंगे। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है इस तरह का जब भी कोई फिनोमेना हमारे सामने आता है ना इंसानी आंख के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला की कायनात इतनी बड़ी है, एंड देन जब आप इस तरह की चीजें देखते हैं तो कायनात और दंग रह जाती है। तो इसलिए प्रॉपर ये खबर बन जाती है इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही होती है, स्पेशली अगर इसको हम मशरिकी उफक पर देख पाएंगे दुनिया भर में, और देखने का बेहतरीन वक्त सुबह तकरीबन 5:30 बजे होगा। लव दिस वर्ड, मशरिकी उफक से आफताब उभरा गया दौरे गरा खाली, तो उफक पर देख, ऑब्वियसली उफक भी देख पाएंगे, नीचे कहाँ देखेंगे। खैर, चांद के बाहर जो है ना इसका जो बारीक क्रेसेंट है उसको दूरबीन से बेहतर अंदाज में देखा जा सकेगा। अगर आप इसका नज़ारा करना चाहते हैं, इसे अपने मोबाइल कैमरे में महफूज करना चाहते हैं, तो यू नीड टू वेट फॉर 25 अप्रैल अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको जरूर नजर आएगा, हमें नजर आया तो हम आपको दिखा देंगे विजुअल्स। सुबह कहाँ दिखाएंगे आप? ये सुबह रिकॉर्ड करके दिखाएंगे, रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी थोड़ा सा तिरछा भी हो सकता है ये चेहरा, तो अगर आपको लगे कि थोड़ा सा तिरछा तो आपने घबराना नहीं, इट्स ओके, है चेहरा ये, लेकिन मुस्कुराता हुआ तिरछा चेहरा होगा। यूं वाला भी तो हो सकता है ना, तो यही वाला होगा, थोड़ा एक सहारा इधर निकल गया तो या प्रॉपर स्माइलीज के ऊपर ना जाए, मेरे ज़हन में भी आ रहा है। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा आपको बताते हैं कि साइंसदान, नहीं पर यहाँ पे हम थोड़ा बताते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज में हम थोड़ा बताते हैं। साइंसदान जो है उन्होंने खबरदार किया कि एशिया के सिलसिला कोह हिंदुकुश हिमालय में बर्फबारी 19 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई, जिससे बर्फ पिघलने से हासिल होने वाले पानी पर इंहिसार करने वाले तकरीबन 2 अरब अफराद की जिंदगी
खतरे में है। क्लाइमेट चेंज की खबर जो है ना तकरीबन कहीं ना कहीं से आई जाती है रोज हमारे रनडाउन। बिल्कुल दुर्गेश की बात आप करिए। यहाँ पे अफगानिस्तान से जो म्यांमार तक का सिलसिला है ना, ये पूरा यहाँ तक फैला हुआ है एक्चुअली। अगर हम दुर्गेश की बात करें तो आर्कटिक और अंटार्कटिका की जो हदूद है, ऐसे टंग ट्विस्टर बाय द वे, आर्कटिक एंड अंटार्कटिका, इसकी जो हदूद है, यहाँ पे बर्फ और पानी के सबसे बड़े ज़खायर मौजूद हैं, ये तो हमें पता है। और वहाँ पे टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ये मसाइल हो रहे हैं। अब तकरीबन 2 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि इस ताज़ा पानी की फरहमी से मुस्तफ़ीद होते हैं या उनकी ज़िंदगी कनेक्टेड है इससे। तो अब इस सूरत हाल के अंदर वो सारे ही मुतासर हो रहे हैं वैसे, और मज़ीद हो भी सकते हैं। अच्छा, ये इदारा है उसकी जानिब से बड़ा प्रॉपर किस्म का इदारा है, उसने कहा है कि भाई ये 2 अरब अफराद की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अभी वक्त आ गया, अभी हम हर रोज़ ही बात कर रहे होते हैं कि सिर्फ एक चीज़, ये नहीं सोचना कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा। भाई आप अकेला अगर 7 अरब 8 अरब अफराद ये सोचेंगे मेरे अकेले के करने से क्या होगा, तो फिर आप देख लें कितनी बड़ी तादाद बन जाती है। जब हम लोगों को रिमाइंड कराते रहते हैं, अपने जहन में भी बातें रह जाती हैं। मैं अक्सर जब वाटर टैप ओपन करके हाथ धो रहा हूँ, वुजू में खास तौर पे हम बहुत पानी ज़ाया करते हैं ना, तो मेरे जहन में भी ख्याल आता है यार अगर लोगों को कहते हैं तो खुद भी पानी बचाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी कम से कम लगाएं, उतना लगाएं जितना आपने इस्तेमाल करना है। और दूसरी जानिब पानी के बाद आग भी उतनी ज़िंदगी में होनी चाहिए या लगानी चाहिए जितनी आप अफोर्ड कर सकें। द हीट दैट यू कैन अफोर्ड। आप कहेंगे ये बात कहाँ से आगे बीच में? मैं दुश्मनी की आग की बात कर रहा हूँ जो भारत लगाता रहता है पाकिस्तान के खिलाफ, और उसकी बुनियाद बनता है, उसका ईंधन बनता है इंडियन मीडिया। वो स्टार्ट करता है बेसिकली। कल पहलगाम के अंदर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, वहाँ पे एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ जहाँ पे नामालूम अफराद ने हमला किया। 27 कीमती जानें, मुख्तलिफ सयाह वहाँ पे ओबियसली इंडियंस से ज़्यादा मौजूद थे, और वो कीमती जानें चली गई। अमवात में इजाफे का खदशा भी फिल वक्त मौजूद है, लेकिन इसको इंडियन मीडिया ने कलर, एक रंग देना शुरू किया, एज यूजुअली डू, पाकिस्तान की नफरत में। फिर उसको पाकिस्तान पे थोपने की कोशिश की जा रही है। ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट वाक़या था जो पेश आया है, लेकिन सवाल यह है कि बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के फ़ौरन से पाकिस्तान के ऊपर जब ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, पाकिस्तान ने तो खैर कह दिया कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जानबूझ के किया जाता है पाकिस्तान को दुनिया भर के अंदर बदनाम करने के लिए। खैर भारतीय मीडिया किसी से पीछे नहीं है, जैसे कि हम सब जानते हैं। पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत हमेशा की तरह वो दे रहा है, हस्बे रिवायत मनगढ़ंत और झूठा प्रोपेगेंडा, जहरीला प्रोपेगेंडा बल्कि इसको कहना चाहिए, वो उसने शुरू कर दिया है। रॉ से जुड़े जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन्होंने हमले के फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना भी शुरू कर दिया। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करेंगे कितनी तरतीब से चीज़ें होती हैं। एक अटैक होता है, उसके बाद कुछ अकाउंट्स जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर फौरी तौर पर एक्टिव हो जाते हैं और पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, टॉप ट्रेंड बना देते हैं। ऐसा लगता है बहुत ही ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है। और वन मोर थिंग, हमेशा कश्मीर को इस्तेमाल किया जाता है अटैक्स के लिए। सबसे पहले तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही बुरी हरकत थी, गलत हरकत थी, बहुत कीमती जानें थी, मासूम शहरी थे, आम शहरी थे जिनको निशाना बनाया गया। ये दुनिया में कहीं पे भी हो, ये कंडेमेबल है, इसको इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर अगर भारतीय तज्जियाकारों की बात करें, उनके मुताबिक भारत हमेशा गैर मुल्की सरबराहों के दौरे अहम मौके पर फॉल्स फ्लैग का एक ड्रामा रचाता है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, इसको फोकस कर रहे हैं, इस बार भी ऐसा हुआ है। तो हमने कहा इस पर ज़रा बात क्यों ना की जाए। हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस साहब मौजूद हैं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज, आप इनको डिफेंस एनालिस्ट हैं, और इनका वास्ता हमारा तो देखने की हद तक पड़ता है, ब्रिगेडियर साहब का इंडियन चैनल से बहुत ज़्यादा ही वास्ता पड़ता है। अर्नब के तो वन ऑफ द फेवरेट्स में से भी हैं, आई बिलीव, इन पाकिस्तान। अभी साहब वेलकम एंड गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बीइंग विद अस ब्रिगेडियर साहब। एक दफ़ा फिर वही सूरत हाल हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो जानी नुकसान पर बहुत ज़्यादा अफसोस है जिन फैमिलीज़ का भी हुआ है और जिस मज़हब से भी उनका ताल्लुक है। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त जो एक दोबारा से बात शुरू हो गई है इंडियन मीडिया के अंदर, और अमित जो थे उनकी मैंने ट्वीट देखी, नरेंद्र मोदी की भी ट्वीट मैंने देखी, तो ऐसा है जैसे रेफ़र किया जा रहा है इस मामले को दोबारा से पाकिस्तान की जानिब। आप कैसे देख रहे हैं बतौर डिफेंस एनालिस्ट? इमरान, मुझे पहले एक बात बताओ, आप जो कीमती जानों की बात कर रहे हैं, क्या आपने ये 27 टूरिस्ट की जो कीमती जाने, आपने इनको कहीं मरे हुए देखा है? अभी तक तो बॉडी a few were there, कुछ पिक्चर्स देखी हैं। नंबर 2, उसके बाद 6 जो टेररिस्ट मारे, उनकी कोई बॉडी देखी है किसी ने? अगर होती, आप ये बताएं कि इंडिया इसको कितना प्रोपेगेंडा करता है, इसके ऊपर खेलता। सो ये स्टेज ड्रामा, इनको स्टेज ड्रामा करना भी नहीं आता। सेकंड, ये 400 पहलगाम जगह जो है, ये बॉर्डर से लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 किलोमीटर दूर है। लाइन ऑफ कंट्रोल मैंने सर्व किया कश्मीर में, यहाँ पर पूरी फेंसिंग हुई है, यहाँ पर रात को फुल जनरेटर चलते हैं, सर्च लाइट्स होती हैं, 100 मीटर तक का एरिया में अगर कोई एक बड़ा कॉइन भी गिरा होना तो वो मिल जाता। ठीक है, कैसे ये लोग वहाँ क्रॉस किया। उसके बाद आप इंडियन छोड़ने वाले हैं, आपने इन्होंने देखा एक औरत की तस्वीर दिखाई है, शायद उसका जो हस्बैंड शायद लेटा हुआ सो रहा है जी, उस पे बुलेट तो नजर नहीं आई उस बंदे पे, उसके ऊपर
वो औरत कश्मीर की वादी के सीन वादियों को एंजॉय कर रही है मेरे ख्याल देख के। ये इनकी मुझे समझ नहीं आती, स्टेज ड्रामा भी इनको मैनेज करना नहीं आता। कम से कम यही सीख लें। और उसके बाद हर मौके पे जब वहाँ पर अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आए हुए, ये जब भी कोई ऐसा से वो हाई डिग्निटरी आता है, ये इसी तरह स्टेज ड्रामा करते हैं। इन्होंने अपने खुद फौजी 45 अपने खुद मरवा दिए पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए इलेक्शन के, और आके इन्होंने एक कब्बा मारा और 3-4 दरख्त गिराए और 2 जहाज गिरवा के अभिनंदन को अरेस्ट करवा के व्हाट डिड दे किल। और दुनिया को कुछ कव्वे भी मरे थे उसमें अमरीक साहब, और F-16 गिरा दिया, फिर पूर्व मैथर ने कर दिया, इनके जनरल का ये तो आप ये देखिए ऑपरेशन हो रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है और इन्होंने मीडिया में पूरी कैंपेन चला दी। देखें तरीका ही होता है, आप 2-3 दिन लेते हैं, आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, यू फाइंड सम फैक्ट, पूरे प्रूफ लेते हैं, दुनिया को दिखाते हैं। पाकिस्तान एग्जैक्टली हम यही बात करते हैं ब्रिगेडियर साहब के फौरी तौर पर ऐसा लग रहा है कि ऑर्केस्ट्रेट किया गया है कि एक अटैक हुआ है, अभी शायद वो चल रहा है, इट इज़ इन प्रोसेस, लेकिन उसके साथ ही बहुत बड़ी तादाद में अकाउंट्स जो है सोशल मीडिया के ऊपर हमें नजर आता है वो अटैक करना शुरू कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। लेकिन इस बुरी प्लानिंग के साथ भी हमें नजर आता है कि भारत अपना वो कहते हैं ना मंजन दुनिया के अंदर बड़े अच्छे तरीके से प्रोपेगेंडा वॉर की बात कर ले तो ये 5th जनरेशन वॉरफेयर हमें पता है पाकिस्तान के अंदर भी अब इसके ऊपर काफ़ी काम शुरू हो चुका है। आपको क्या लगता है कि हमें और काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली इन हालात के अंदर जब दुनिया जो है वो ट्रेड वॉर की तरफ जा रही है? ये एक नया कट्टा खोल के जो है ना भारत ने शुरू कर दिया काम। देखिए बात ये है कि इनकी आपको पता है EU डिसइंफो लैब आपने देखी है, इनके वेबसाइट्स इन्होंने क्या कुछ की हुई है, इनका सोशल मीडिया प्रोएक्टिव है, और वो वेबसाइट जो डेड होती है अचानक एकदम खुलती हैं, शुरू हो जाती हैं। सो पाकिस्तान को भी चाहिए आप अपना सोशल नेटवर्क जो है वो उसको और एक्टिवेट करें, प्रोएक्टिव करें। उसके बाद अब दुनिया के एम्बेसडर इस्लामाबाद में हैं, वहाँ पर फॉरेन ऑफिस इंटीरियर मिनिस्टर बैठ के उनको ब्रीफ करें व्हाट हैज हैपेंड। कोई इंडिया के से पूछे, प्रूफ दिखा दे, कोई उनकी बॉडी दिखा दे, उनके टूरिस्ट घरों में देखें। खुदा ना खासा पाकिस्तान में जब कोई जहाज गिरता है, कोई ऐसी, तो आप सारे जर्नलिस्ट आप पे जाते हैं लोगों के घरों में, उनकी फैमिली से मिलते हैं, उनकी आवाज़ारी सुन रहे होते हैं। क्या किसी एक फैमिली को दिखाया? ये इससे पहले 30 सिख इन्होंने 2000 में मारे, फिर पठानकोट, उरी, ये अपने 45 आदमी को पुलवामा मारे। दे आर यूज्ड टू डूइंग ऑल दिस एंड दे आर द ग्लोबल टेररिस्ट। आपने कनाडा में सिख लीडर को मारा। भाई साहब दुनिया भी तो फिर कोई SOP बनाए ना। अब जैसे कल व्हाइट हाउस ने इस हक में कि जी हम मुश्किल की इस घड़ी में साथ खड़े हैं, ट्रम्प माइट बी टॉकिंग टू मोदी, इस सारी सूरत हाल पे फिर वो अपना दौरा मुख्तसर करके नरेंद्र मोदी वापस भारत आ गए। तो दुनिया के अंदर भी कोई इस तरह से तो कोई भी मुल्क किसी के ऊपर भी कुछ फॉल्स फ्लैग करके और अपनी जाहिरियत इम्पोज कर सकता है, और इसकी मिसालें भी हमारे पास खासतौर पे भारत के तनाजुर में। तो कोई ऐसा इंटरनेशनली ग्लोबली भी तो कोई फिर SOP होना चाहिए, कहीं एग्जिस्ट करता है? दुनिया की ग्लोबल चीज़ें है, SOPs हैं। बात यह है कि जब आप अपनी मर्जी से सब कुछ करवाएं और उसके बाद आप दूसरी तरफ देखने लग जाए, क्योंकि आपके इनसे स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं, इनसे तजारती इंटरेस्ट है, आपने इनसे कई मायदे किए हैं, 2+2 है, I2U2 है, फिर इनको साउथ चाइना इंडिया की ज़रूरत है, चाइना के खिलाफ ज़रूरत है, चाइना को इंडिया को वो प्रॉक्सी यूज़ करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के, ये चाइना के खिलाफ CPEC नहीं बनाने। आपने क्या इंडिया बलूचिस्तान काबुल एम्बेसी में बैठ के सबको फंडिंग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, इंटरिम गवर्नमेंट पाकिस्तान के नाक के नीचे कर रहा है। दुनिया को पता है ट्रम्प कि वहाँ पर टेररिज्म की 24 ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन कह रही है वेपन हम छोड़ के। सो व्हाट इज दिस? दैट मीन्स ये सब चीज़ें प्लान की जा रही है। पाकिस्तान को वो एज ए न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री इकोनॉमिक तरक्की करने देना चाहते हैं। तो ब्रिगेडियर साहब फिर हम पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? व्हेन इट इज़ ऑल अंडरस्टूड, हमें पता है कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, और जो दुनिया है वो अगर भारत का साथ दे रही है तो वो क्यों दे रही है कि वो बहुत बड़ी मार्केट है, उसके बाद आपकी मुआशी लिहाज से बड़े उनके साथ जो है कंसर्न्स होते हैं, इसलिए आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। पाकिस्तान के पास फिर क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान क्या करे ऐसी सिचुएशन के अंदर? बहुत ऑप्शन है पाकिस्तान को अपने रीजन में। आप बताएं, रशिया को बताएं, चाइना को बताएं, सेंट्रल एशिया को बताएं, ईरान को, बिकम मोर स्ट्रॉन्ग जिसमें आपकी 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, रशिया चाइना, दोनों की वीटो पावर है। पाकिस्तान खुद न्यूक्लियर है, तो अपने घर में तो स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद अब OIC आपके पास प्लेटफॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस का,
आप आपके यहाँ पर हैं, प्लीज बी वेरी प्रोएक्टिव एंड टेल द वर्ल्ड व्हाट इज। हमारे मुल्क की प्रॉब्लम पता क्या है? आज इंसिडेंट होंगे, 2 हफ्ते को विल फॉरगेट। दिस इज अ pitfall in our system. इंडियन रोजाना नाब उस्मानी ने मुझे 50 दफा इनवाइट किया, इसके बाद में आई डिडंट गो, आई डोंट फील लाइक गोइंग बिकॉज उनका काम है पाकिस्तान बैशिंग। जी ऐसे झूठ बोल रहे आप जैसे एनालिस्ट का वो पेस, वो टेम्परामेंट है भी नहीं उस जैसे फजूल शोज के अंदर जाने का, बिकॉज वो बड़ा टेकफुली हमारे जो एनालिस्ट हैं उनको कैसे उनकी ऑडियोज को दबाया जाता है और अपनी बात को इंडोर्स करवाया जाता है, यू नो बेटर देन मी। अच्छा, दूसरी तरफ ये एक बड़ी, ये जो हमारी रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम की तकरीर है, ये बड़ी चुभ रही है भारत के अंदर। मैं रात को मुसलसल आई वाज फॉलोइंग द मीडिया और वो बार बार इस कॉन्टेक्स्ट में फिर उस तकरीर का हवाला दे रहे थे जो उन्होंने 3-4 दिन पहले ये ओवरसीज कन्वेंशन के अंदर की। उसमें वो कह रहे थे कि जिट्स अ वेरी एग्रेसिव अप्रोच एंड ये अप्रोच जो है ये एक एटॉमिक पावर के चीफ की नहीं होनी चाहिए। तो इस पर क्या टेक है? ये क्यों उनकी सफ़ों में खलबली है इस स्पीच के बाद इन पर्टिकुलर? इसलिए कि वो एक हमारे सिपा सलार प्रोफेशनल सोल्जर है, ठीक है, जिस तरीके से फौज को लेके चल रहे हैं, ही इज फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म, ही इज डूइंग हिज बेस्ट टू रिवाइव मुल्क की इकोनॉमी के लिए। अभी आपसे पीछे मैंने भी अटेंड किया माइनर मिलियन इन्वेस्टमेंट जो असेंबली कॉन्फ्रेंस थी, वो अटेंड इकोनॉमी स्टाफ ने जिस प्रोफेशनल मोहब्बत वतनी का सबूत देते हुए उन्होंने किसी ओवरसीज पाकिस्तान को बताया। आप सोचें ये सारे दुनिया से आए हुए, ये पाकिस्तान के सफीर बन के गए हैं। दे रियली कम what Pakistan is doing, one army thinks about our over Pakistan, और उन्होंने ये कहा कि light when you go and spread light all over the world then people realize what is Pakistan। जो एक इमेज जो हुआ था वो उन्होंने इसको रिट्रीव किया लोगों ने। जब पाकिस्तान जिंदाबाद चीफ ने कहा तो देखिए कन्वेंशन हॉल में किस तरीके से पूरा गूंज उठा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और पिछले कुछ अरसे के अंदर, अगर स्पेशली हम 1-1.5 साल की पिछली बात करें, पाकिस्तान ने अपनी प्रायोरिटीज़ बड़ी क्लियरली बता दी हैं दुनिया को कि भाई हम अपने मुल्क के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अपनी मईशत को बेहतर करना चाहते हैं। अब भारत की जानिब से इस तरह से एक नई लड़ाई का शुरू होना समझ से बाहर है। बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना तज्जिया जो है उन्होंने सिचुएशन के बारे में। आर्मी चीफ की स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया शायद ये समझ रहा था कि आफ्टर रिवोकिंग 365 आर्टिकल 370 उनकी बात की जा रही है शायद, वो पाकिस्तान शायद कश्मीर को भूल गया। तो वंस अगेन कैटेगोरिकली उस दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्पीच में उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारी शहरत थी, है और रहेगी एंड विल टेक इट बैक। तो ये भी चीज़ बहुत चुभी है इंडियन मीडिया को भी और सारी बातें करता हूँ धरताओं को भी। बहरहाल इफ़ देयर इज़ एनीथिंग लाइक दैट जिसके बारे में हम बात करें, इंसानी जान कहीं पे भी जाए उसका अफसोस अपनी जगह है, लेकिन किसी भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और कल वैसे मैं अपनी भी यूथ को, सोशल मीडिया यूज़र को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने इस एजेंडे को डिफ्यूज़ किया और पाकिस्तान में पूरी रात, और अब भी आई बिलीव फॉल्स फ्लैग जो है ना वो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। लेकिन मतलब दुनिया को हम बता रहे हैं कि वी नो व्हाट्स हैपनिंग। अगर रिसोर्सेज हमारे पास पूरे होंगे ना तो हम मजीद अच्छे तरीके से इसको रिफ्यूट कर सकते हैं, इररिफ्यूटेबल कर सकते हैं। बहरहाल जी आगे बढ़ जाते हैं हम और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो चल रहा है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो आग चल रही है आपके अल्फाज के अंदर, उनकी बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी ने दी है हुकूमत गिराने की धमकी और वजीर आला से मुराद अली शाह ने कल मीडिया से बात की थी और उन्होंने कहा था कि ये जो नहरों का मामला है ना, इस पर हमने विफाक को खबरदार कर दिया है कि हम नहीं चाहते कि हुकूमत गिरे और ये जो एक सिलसिला चल रहा है कंसिस्टेंसी के साथ उसको कोई मसला हो। लेकिन सिंध के लोग जो है ना वो इस चीज़ पर राजी नहीं होंगे कि आप इस मंसूबे के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, हम आपको सिंध का पानी चोरी करने नहीं देंगे। जब से वैसे सिलसिला शुरू है, मुशावरत जरदारी साहब के साथ हुई थी, उसके बाद जरदारी साहब जो कि उनकी सेहत भी ठीक नहीं थी, नजर नहीं आए, तो मुझे मैडम का गाना याद आ रहा था, सानू नहर वाले पुल पे बुला खौरे माई कितने रह गया। तो नहरों के ऊपर मुशावरत ओवैसी जरदारी साहब से हुई थी। दो फरीक जो है वो एक कह रहा है कि नहर से गुजरना है, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि देयर इज सम कंसेंसस दैट्स व्हाई इट वाज इनिशिएटेड ना। खबर तो आपको तो स्पेकुलेशंस तो होती हैं, लेकिन मामला बहुत नाजुक है, जारी बात है। एक सूबे को अगर एतराज है तो वो कंसेंसस से हल होना चाहिए। अब कल अपने आपको जेयूआई के हवाले से डिटेल मौक़िफ़ उनका बताया था। जेयूआई अब किसी इत्तेहाद का ऐसा हिस्सा नहीं है जो अपोजिशन इत्तेहाद बनता है हुकूमत के खिलाफ, लेकिन इस मामले के ऊपर कम अज़ कम तहरीक इंसाफ, जेयूआई और पीपल्स पार्टी यकजुबान नज़र आ रही हैं, यानी कि वो हुकूमत के खिलाफ नजर आ रही हैं। पीटीआई और जेयूआई ने ऐवान में एहतजाज किया, हमने वो भी देखा, जबकि पीपल्स पार्टी ने ऐवान से वॉकआउट किया कल जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब बोल रहे थे। और इसी तरह पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने इस मामले में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर उन्होंने बहरहाल मुनाफकत का इल्ज़ाम लगाया। शिबली साहब की वजह से अपनी मंतकें होती हैं, अक्सर लेके आ जाते हैं। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी मुनाफकत करी। अच्छा, वो उन्होंने ये भी कहा कि जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने नहरों पर एतराज़ किया और सदर आसिफ अली जरदारी ने जुलाई में इसकी हिमायत की थी। और दूसरी तरफ पीटीआई से मुतालिक भी मुसलसल
गर्मा गर्म खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, जो हम आपको बताते ही रहते हैं। ये कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई ने वुकला से मुलाकात में कहा है कि शुक्र है शेर अफजल मरवत से जान छूटी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे साथ शौकत यूसुफजई हैं। हम मजीद बात करने के बजाय उनसे जरा पूछ लेते हैं, बिकॉज वो जो पार्टी की इंटरनल सूरत हाल है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी माइंस एंड मिनरल्स बिल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का मसला है, अली अमीन साहब के बहुत सारे मसाइल हैं। सो शौकत यूसुफजई साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसी हवाले से बात करते हैं। शौकत भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नहरों का मामला है, सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं, इस पे JUI और पीपल्स पार्टी का मुकम्मल साथ दे सकती है, पार्शल दे सकती है, या इस पे भी आपकी अपनी सोलो फ्लाइट है, अलग ट्रैक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये नहरों का मसला ना पीपल्स पार्टी का है ना JUI का है, ये प्योरली सिंध के आवाम का है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कौमी जमात है, चारों सूबों का एतमाद हासिल है उन्हें। तो सिंध के साथ अगर कोई ज्यादती हुई है तो सिंध के आवाम के साथ तहरीक इंसाफ खड़ी होगी, और जो उनका इशू है उस इशू के हल होने तक खड़ी रहेगी इंशाल्लाह। देखिए, ये बड़ी ज्यादती है कि इस वक्त मुल्क जिन मुश्किलात से दो चार है, इसमें सूबों को लड़ाना या सूबों के साथ ज्यादती करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन बदकिस्मती है कि मरकज में कोई मुंतखब हुकूमत तो है नहीं, मुसल्लत की गई हुकूमत है, जाली हुकूमत है। उनको परवाह नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग नाराज हैं या सिंध के लोग नाराज हो रहे हैं, उनको परवाह ही नहीं है। शरीफ फैमिली हमेशा सिर्फ एक पाकिस्तान का नारा लगाती है, लेकिन वो सिर्फ अपने शौकत साहब, परवाह तो PTI को भी नहीं थी जब PTI की गवर्नमेंट थी सिंध के लोगों की, और वो बड़ा इसके ऊपर एतराज़ भी करते थे। बहरहाल जो शिबली फराज साहब का इल्ज़ाम है कि बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनके मौक़िफ़ में तज़ाद है, आपको क्या लगता है वो कितना दुरुस्त है? देखिए, तज़ाद की बात जहाँ तक उन्होंने की नहीं दुरुस्त है, इसलिए कि आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट है। जब इनके पास ये बिल आया था तो इन्होंने उस पर दस्तखत कर दिया आराम से, क्योंकि ये उनकी दारी थी। और लेकिन सिंध के अवाम के लिए भी आवाज़ उठानी थी, क्योंकि सिंध के अवाम नाराज हो रहे थे, वहाँ उन्होंने बिलावल को आगे कर दिया। ये जो हमें दर्ज देते थे कि जी आप हर बात आके कौमी असम्बली में करें, पार्लियामेंट के अंदर बात करें, हर चीज सड़कों पर ना लेके जाएं, आज वो कौमी असम्बली में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज ये सड़कों पे क्यों है? क्यों सिंध के अंदर जगह जगह जाके एक एक शहर दूसरे शहर में जलसे कर रहा है? बिलावल जरदारी जो है वो हुकूमत का हिस्सा है, वो माने या ना माने, इस्लामाबाद में आकर बात करे ना। सकर में जलसा करने से क्या मतलब है? सिर्फ आवाम को बता, मैं आपके साथ रहा हूँ, बिल्कुल लोगों को पता है कि जो कुछ हुआ है ये पीपल्स पार्टी ने ही किया है। ठीक है। अच्छा शौकत भाई, आपकी पार्टी में तो जिन लोगों की बातें मशहूर होती हैं, जो सोशल मीडिया पे जिनकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है, वो लोग बड़े मकबूल होते हैं। शेर अफजल मरवत साहब से ज़्यादा तो कम से कम इस मामले में कोई मशहूर नहीं हुआ। उनकी जो बात थी या उनके जो जुमले थे, इस वक्त सुना है बानी तहरीक इंसाफ बड़े नाला हैं उनसे, और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी उन्होंने इज़हार तशक्कुर किया उनके ना होने पर। ऐसी इतनी नाराज़गी क्यों है? मरवत साहब आपके दोस्त भी हैं। देखिए, शेर अफजल मरवत जो है ना, उन्होंने अपने ऊपर काबू नहीं पाया, और वो मीडिया के उसके चक्कर में चला गया, बहुत आगे निकल गया। और कभी अलीमा खान साहिबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, कभी क्या करना, वो शायद ये समझता था कि इससे वो फेम हासिल कर लेगा, लेकिन वो उनकी फेम खत्म हो गई है इससे। मैंने तो पहले भी अर्ज किया था उनको कि अगर आपको पार्टी से निकाला भी गया है तो कुछ अरसे आप खामोश रह जाएं। हो सकता है पार्टी दोबारा सोच ले, कोई बीच में इंटरवेंशन कर ले, कोई मीडिएशन कर ले। लेकिन उन्होंने बात वहां तक पहुंचा दी कि वो ये समझ रहे थे कि शायद मैं बहुत बड़ा पॉपुलर हो गया हूँ और अब मैं जरूरत बन गया हूँ मीडिया का, तो उन चीजों में वो बहुत आगे निकल गए। तो डेफिनेटली फिर खान साहब तो देखें, उन तक तो बातें पहुंचती है, और वो पता नहीं सही पहुंचती है गलत पहुंचती है, लेकिन और फिर उनका जो रिएक्शन होता है, जाहिर है उनको क्या बताया। मतलब अब उनका प्रोग्राम जो है वो नहीं रहने दें, मरवत साहब का प्रोग्राम खत्म समझिए। अच्छा ये शौकत साहब ये बताइएगा कि बानी PTI के बारे में कुछ और भी खबरें आई थी कि क्या वाकई उन्होंने पार्टी लीडरशिप को कहा कि तमाम इख्तलाफात खत्म करें, और बैरिस्टर गौहर को माजरत ख़्वाहाना लहजे पर सख्त पैगाम भिजवाया उन्होंने, ऐसा हुआ है? देखिए, हमें कुछ पता नहीं है। जो लोग आते हैं, जो बातें करते हैं, हम तो वही सुनते हैं जो मीडिया सुनता है, मीडिया के जरिए हमें पहुंचता है। ऐसे डायरेक्ट हमारा तो कोई रब्ता है नहीं खान साहब के साथ, तो उस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि इख्तलाफात के हवाले से उन्होंने कई मरतबा कहा है कि अपने इख्तलाफात ख़त्म करें, क्योंकि देखें जब तक ये इख्तलाफात होंगे तो एक मुश्तरका जदोजहद जो है वो शुरू करने में मुश्किलात तो रहेंगी।
और जो लीडरशिप है, तो अवेलेबल लीडरशिप है, अगर वही आपस में दस्तगिरबा होंगे तो मुझे इतनी बड़ी तहरीक। ठीक है, वन क्विक क्वेश्चन JUI के हवाले से, जो कि कल इनफैक्ट उससे पहले जो उनका इजलास हुआ उसमें एलामिया आया था, कोई फॉर्मल किसी किस्म का इत्तेहाद फॉर्मली नहीं होने जा रहा आप लोगों के दरमियान, क्या वजह है? JUI नहीं चलना चाह रही आपके साथ उस तरह से जैसे पहले हमें कुछ ग्लिम्स नजर आए थे, क्या वजह? देखिए, JUI ही बता सकती है इस मामले के ऊपर, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि JUI हमेशा थोड़ा सा रिलैक्स रहती है इस मामले के ऊपर। हुकूमत के साथ भी वो मामला खराब नहीं करना चाहते और हमारे साथ भी नहीं खराब करना चाहते, और क्रिकेट के दोनों तरफ अपोजिशन के साथ वो है, अपने आप को अपोजिशन कहती है। और लेकिन देखिए अब आगे क्या होता है। अगर आप अपोजिशन में है फिर भी आप कहें कि जी हम इस हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे नहीं होते, तो इसमें क्या है? फिर तो दाल में कुछ काला है। तो JUI को खुद सोचना होगा कि उनकी सियासत किस तरफ जा रही है, और वो हुकूमत के जितने करीब जाएगी इतने उनके पर चलेगी। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी बातों से जो मुझे पता चला है कि कम्युनिकेशन गैप है इस वक्त, जो लीडरशिप मौजूद है PTI की उनमें और बानी PTI के अंदर, वो कहते हैं हमें नहीं पता, जो लोग मिलने जाते हैं वो आके जो बताते हैं हमें फिर वो माननी पड़ती है, मीडिया भी फिर उन्हीं को रिपोर्ट कर रहा होता है। लेट्स सी ये कम्युनिकेशन गैप कब तक रहता है। यूसुफजई साहब ने जो JUI के बारे में बहरहाल बात की है ना, वो इंटरेस्टिंग है और कुछ हद तक विकेट के दोनों तरफ उसमें वजन भी है। वो कह रहे हैं कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कि वो हुकूमत के साथ भी नहीं है और हमारे साथ अपोजिशन के साथ भी नहीं है, लेकिन वो खुद अपोजिशन है ना। वो कह रहे हैं हम मस्तर अपोजिशन, कहते हैं हम अपने आप के साथ हैं, हम अपने आप के साथ मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं। So, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। अब थोड़ा सा मूव करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की जानिब। PSL जो कि जारी है और मुल्तान सुल्तान्स को बिलाखिर एक फतह मिल गई है। टू ऑल द मुल्तान फैंस जो कि बड़े ही शद्दोमत से देख रहे थे कि एक फतह तो मिल जाए। तो कल वैसे बड़ा क्रिटिकल मैच था, सो चांसेस देयर, आई मीन चौथे मैच के अंदर इफ दे आर मेकिंग अ विन तो चांसेस देयर। बिल्कुल ऐसे ही है। ये 12वां मैच था और लाहौर कलंदर्स को 33 रन से शिकस्त दी मुल्तान सुल्तान ने, और पहले बैटिंग की मुल्तान सुल्तान के 5 विकेटों के नुकसान पर 228 रन बनाए, और यासिर खान ने 44 गेंदों पर 6 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 87 रन की शानदार इनिंग्स खेली है। जो पॉइंट्स टेबल है वो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। सेकंड नंबर पर कराची किंग्स, अच्छा ओके, आई कुडंट फॉलो। लाहौर कलंदर थर्ड नंबर पर चली गई है, लेकिन मुल्तान सुल्तान अभी बॉटम के ऊपर है। हमारे साथ डॉक्टर नौमान नियाज साहब मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनसे जरा पूछते हैं, PSL से नाला नजर आते हैं, बिल्कुल उन शायकीन की तरह जो देखने नहीं जाते, ये एनालिस्ट हो के और क्रिकेट एक्सपर्ट हो के भी नहीं जाते। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ऑलवेज अ प्लेजर। मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन आप दोनों से सख्त नाराज हूँ। मैं आई अंडरस्टैंड सर, आपका गिला हम दूर करेंगे, लेकिन वो ऑफ एयर करेंगे। हम भी समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड। फिल वक्त आप उस नाराजगी का जिक्र करें जो आपकी क्रिकेट के साथ है, सीइंग द टीम्स परफॉर्मेंस। सबसे पहले तो मैं टीम्स का एनालिसिस आपसे पूछता हूँ, और खास तौर पे सुल्तान्स का, कैसी क्रिकेट देख रहे हैं आप इनकी? देखें, ओवरऑल अगर मैं पाकिस्तान सुपर लीग की क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड को देखूँ, ये जो एडिशन 10 है, तो यार ये इट हैज़, अगेन आप मेरे पे तोहमत और बहतान लगाएंगे, बट इट हैज़ डीजेनरेटेड ग्रॉसली, और कंपटीशन नज़र नहीं आता। सवाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक ऐसी टीम है जिसको मैं यहाँ तक कहूँगा कि शायद अंधों में काना राजा है, लेकिन वो एक प्रोसेस ड्रिवन खेल रहे हैं, और उनकी लगता है कि ड्राफ्ट में भी बहुत काम हुआ है, और वो बड़े अच्छे बैकड अप हैं और तगड़े नज़र आ रहे हैं। आज उनका मैच है मुल्तान से, सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी तक वो हारे कोई मैच नहीं। जहाँ तक मुल्तान का ताल्लुक है, बैक इन देयर ओन होम टाउन, तो बहुत पिच भी बहुत पाटा विकेट था कल जो हमने देखा, कंड्यूसिव फॉर बैटिंग, और बहुत आला खेले टॉस जीत के। यासिर को अपॉर्चुनिटी मिली, और यासिर नोन एज यासिर कोहली ये काफ़ी 2-3 सीजन से खेल रहे हैं, एंड आई पर्सनली बिलीव ही इज अ बेटर बैट्समैन देन मैनी जिनको चांस दिया गया पाकिस्तान की वाइट बॉल में इन अहेड ऑफ हिम। और कल वो डॉक्टर साहब यासिर का ताल्लुक कहाँ से, और ये आपने कहा काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं? हाँ जी, ये 3 साल हो गए हैं। अच्छा। और ये स्टॉक में आया था, ये एक्चुअली पेशावर ज़ल्मी ने ट्रायल्स किए थे, वहाँ पे राशिद लतीफ़ ने इसको पिक किया था, मोहम्मद अकरम को कहा था कि इसको देखो। देन ही रिप्रेजेंटेड PSL, ये तीसरा PSL खेल रहे हैं, लेकिन इन एंड आउट हैं, फ्लैशी हैं, शॉट्स बहुत अच्छी लगाते हैं, पावर हिटिंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन शायद इम्पैचुअस हैं अभी, और वो उस तरह की सक्सेस इनको मिली नहीं थी। बट ही इज़ ए वंडर टैलेंट जिसको आप कहते हो, एंड ही कैन बी ग्रूम फॉर द फ्यूचर। बड़ा तगड़ा लड़का है, कैन बी ग्रूम। और डॉक्टर साहब, आपको वैसे तो आप बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है और आपको इतना मज़ा भी नहीं आ रहा है ये देखकर PSL, और भी बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं क्रिकेट को लेकर, लेकिन इस सीज़न के एंड होने पर आप कुछ चेंजेस फिर देख रहे हैं अपनी क्रिकेट टीम के अंदर, कि शायद नया टैलेंट आए, इन्फ्लक्स हो? देखें, जो प्रेडिकमेंट होगा ना कि बाबर आजम
का फ्यूचर क्या है T20 की टीम में। अदरवाइज अब आप काफी डिफाइन होते जा रहे हैं। इसी टूर्नामेंट में हमने देखा और इसी सीजन में आपके ख्याल में क्या है डॉक्टर साहब, उन्होंने तो कोई अब T20 में? मैं कह रहा हूँ बाबर का जो फ्यूचर है ना वो डिपेंड करता है उस पर कि कैसे वो T20 की टीम में फिट होता है या नहीं। अदरवाइज अब आपकी काफी सेटल होती नजर आ रही है, अप्रोच नजर आ रही है आपकी क्रिकेटिंग सेटअप की कि शायद T20 क्रिकेट में और उस फॉर्मेट में बाबर की जगह नहीं होगी, रिजवान की नहीं होगी, सलमान अली आगा नजर आएंगे, शादाब नजर आएंगे। मुझे लग रहा है कि ये जो आपके साहिबजादा फरहान हैज डन वंडर्स, उनको आना चाहिए। एक लड़का यार इसी, बल्कि वो तो मैं लाहौर कैलेंडर्स के प्रोग्राम डेवलपमेंट, वो जो है प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को क्रेडिट दूंगा, अली रजा फास्ट बॉलर, लिया से उसका ताल्लुक है, आइडेंटिफाई लाहौर कैलेंडर्स ने किया था एंड देन पिक्ड अप बाय मुल्तान। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है। तो ये अच्छी कुछ खुशाइन कराई आपकी T20 की कुछ टीम ना शेप कर कुछ रोशन कुछ क्या था, उम्मीद के इम्कान हुए तो हैं डॉक्टर साहब की आंखों में भी। शुक्र है, कुछ दिए जले। अच्छा लगा देख के, वरना हमारे खिलाड़ी जो है ना वो सोने के आईफोन से खुश हो जाते हैं। अच्छा, सलमान आगा का मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं कि भाई PSL को अगर कामयाब करना है तो खिलाड़ी जितने भी आ रहे हैं ना उनको सुपरस्टार बनना पड़ेगा। तो ये बनाएगा कौन सुपरस्टार इनको? देखें, वो आगा ने एक अजीब सी यूटोपिक सी बात की है फिलोसॉफिकल फलसफियाना अंदाज में। सुपरस्टार्स कोई बनाता नहीं है, सुपरस्टार्स खुद बनते हैं, ब्रांड खुद बनते हैं, आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। बाबर आजम अपनी परफॉर्मेंस बलबूते पे इस जनरेशन में एक सुपरस्टार बना था। वो अनफॉर्चुनेट है, वो जो भी रीजन है कि वो डिक्लाइन कर गया और ही इज इन ए क्वांड्रे। लेकिन प्लेयर्स आपके पास वो क्वालिटी के नहीं आ रहे। मैं बार बार कहता हूँ कि इन लड़कों का कसूर नहीं है। what you need to do is you need to understand कि गेम चेंज हो गई। अब आपको टूल्स लाने पड़ेंगे, इनको आपको इक्वेट करना पड़ेगा जैसा बाकी दुनिया के क्रिकेटर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। इन लड़कों में पोटेंशियल, अब कल जो यासिर खेल रहा था उसमें कोई कमी नहीं है। अगर उसको आप सपोर्ट कर दें टूल्स के साथ तो वो क्यों नहीं डेवलप होगा। इसी तरह ये जो अली रजा फास्ट बॉलर है, अगर इसकी इंजरी प्रिवेंशन और इसकी इस पे काम कर लिया जाए बायोमैकेनिक्स पे, तो ये आपका अनप्लेएबल बॉलर बन सकता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी थोड़ा सा जो है ऐसे लगा कि ये लीग डैम्पन हुई है। अब कल आप देखें, मैंने जो नोट किया इस टूर्नामेंट में अभी तक कि पेशावर जो है अपना मुल्तान सुल्तान, यानी दिमाग में जो पुराना सामान सवार है उसको गिरा के आगे बढ़ना पड़ेगा, नए तरीके जो है ना वो अपनाने पड़ेंगे। लेकिन द पॉजिटिव थिंग इज कि एटलीस्ट डॉक्टर साहब यू आर पॉइंटिंग आउट 3-4 प्लेयर्स एटलीस्ट जिनके बारे में थोड़ा सा आपकी राय पॉजिटिव। अच्छा है, अल्लाह करे नजर आए ना यार। हाँ, क्योंकि हम नजर आए भी बराए ताबीर ही करते हैं, सारी बातें हमें शौक है, हम चाहते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट प्रमोट। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर। वंस अगेन आप हमारे साथ और इस मामले पे बात कर रहे थे। मुल्तान सुल्तान के लिए फाइनली एक जीत की सूरत में अच्छी खबर है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। एक ब्रेक के बाद देखेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बहुत अहम मौजू जिस पे आप और हम सब सिर्फ बात करना चाहते हैं, आपके लिए बगैर बहुत ही अहम है। आप तो किताबें लिखी इसके ऊपर, वीलॉग्स करें। वैसे जितनी मेरी रिसर्च हो चुकी है मैं लिख सकती हूं, एक आधी किताब तो लिख ही दूंगी। लेकिन नीम हकीम खतरा जान कोई देसी टोटका ऐसा नहीं, मैं बड़े हेल्दी तरीके से वेट लॉस की हमेशा बात करती हूं। आजकल आपको पता है, ये मैंने बताना था वेट लॉस की बात। अच्छा चलिए बता दें, आप बता दें, नाराज। अच्छा चलें, अब बुक जब आएगी आयशा की तो हम तकरीबी रुनमाई करेंगे उसकी, लेकिन गारंटी कोई नहीं, अपनी गारंटी पे पड़ेगा। आजकल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वजन कम करने के मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा रहे हैं। एक बड़ी ज़रूरत भी है और लोग एक्चुअली वज़न कम करना कोई बुरी बात नहीं है बल्कि अच्छी बात है, लेकिन लोग क्विकली करना चाहते हैं और ऐसे मीडियम्स इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे वो जल्द इसको कर लें और फिर उसके बड़े साइड इफेक्ट्स हैं। हमने एक्चुअली इसके ऊपर बात करनी है कि मीडियम्स आप कौन से इस्तेमाल करें, यानी कि आप डिफरेंट ड्रग्स ले रहे हैं, आपका हेल्दी तरीका है वेट लूज करने का या नहीं है। अच्छा, कौन कौन से अब प्रोसीजर्स हैं वो भी बता देते हैं। एक बेरियाट्रिक सर्जरी होती है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, लाइपोसक्शन होता है, इंजेक्शंस जो है ना आजकल वो बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं। अगर हम इंटरनेशनली देखें तो वहाँ पर ये वेट लॉस के इंजेक्शंस एक तो बड़े एक्सपेंसिव भी हैं, लेकिन बड़ी बहुत जल्दी वेट लूज हो रहा है। तो लोग करण जौहर को देख के परेशान हो गए। अच्छा, उसने कह दिया कि मैंने उसने कहा कि नहीं भाई मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया, मैं 1 मील डे ले रहा हूँ। उन्होंने ये कह दिया। इस सब पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एहसन मौजूद हैं जो कि पर्थ में प्रैक्टिस करते हैं, एस्थेटिक है, कॉस्मेटिक सर्जन है, पाकिस्तान में हमें मुयस्सर है। हमने कहा जरा गपशप लगा लें, थोड़े मशवरे लें डॉक्टर साहब से। थैंक यू वेरी मच। नहीं है। हाउ आर यू, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? कैसा चल रहा है आपका स्टे पाकिस्तान? बड़ा अच्छा चल रहा है। ठीक चल रहा है, बिल्कुल। ये मसाइल जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ पाकिस्तान में या दुनिया में बाहर भी हैं, और किस टाइप के बुनियादी तौर पे मसाइल है वेट को कम करने के लिए और इंजेक्शंस को लेकर जो लोग करवाते हैं, थोड़ा सा हमें मुझे लगा पाकिस्तान के हालात के बारे में पूछने लगे कि ये वाले हालात भी वहीं पर हैं क्या? इससे पहले से बेहतर है हालात, मिलते जुलते ही होते हैं कई जगह पे। अच्छा, वेट ओबेसिटी पैंडेमिक तो पूरी दुनिया में है ना,
और चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हों, चाहे वो हमारे एशिया हो, पाकिस्तान हो, ओबेसिटी हर जगह पे है। और प्राइमरी रीजंस का ये है कि लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस और जंक फूड, फास्ट फूड, ये जो हमारी इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है उसकी वजह से लोग रैपिडली वेट गेन कर रहे हैं। खासतौर पर डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो बहुत प्रॉब्लम है इस चीज़ के बारे में। तो उसको फिर काउंटर करने के लिए बजाय इसके कि इस तरह की अवेयरनेस की जाए कि जी आपने लाइफस्टाइल और डाइट को इम्प्रूव करना है, वहाँ पे फिर इसी तरीके से होता है कि जी शॉर्टकट्स किस तरीके से किए जाएं कि सर्जिकल या नॉन सर्जिकल इंटरवेंशंस के थ्रू हम वेट कैसे जल्दी जल्दी रिड्यूस करें। अच्छा। प्रॉब्लम यह है कि एज ह्यूमन बीइंग्स, इंसान होने के नाते हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मीन्स कि सब्र नहीं है हमारे अंदर, सब्र नहीं है कि जल्दी से जी हमने खुद कुछ नहीं करना, जल्दी से हमारे कोई जादू का चिराग और हो जाए, सुबह उठे तो स्मार्ट हुए। अफसोस इस बात पर होता है कि भाई आप हेल्दी होने के लिए वेट लूज नहीं करना चाहते, लेकिन किसी से मुतासिर होकर उसका वेट या किसी हीरोइन का वेट जो है वो इतना कम है, किसी एक्ट्रेस का वेट इतना कम है, तो मुझे भी इतना करना है। तो मुझे लगता है ये माइंडसेट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप करना क्यों चाह रहे हैं अपना वेट। एब्सोल्युटली। देखिए, ऑप्टिमम बॉडी वेट सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इसमें तो दो सवाल हैं ही नहीं इस बारे में ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब हम जो उनसे हैं सोशल मीडिया की वजह से, इन्फ्लुएंसिंग की वजह से, बजाय इसके कि हम कोई चीज़ अचीव इसलिए करें कि हमारे लिए बेहतर क्यों है, हम दिखावे के लिए या किसी को फॉलो करने के लिए या क्राउड के साथ वो करने के लिए हम वो चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, हमें आई बॉल्स चाहिए ज़्यादा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो कौन से ऐसे मीडियम्स हैं जो आप बीइंग स्पेशलिस्ट आप रिकमेंड नहीं करते लेकिन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? एग्जैक्टली। देखिए, एज अ डॉक्टर नंबर वन चीज़ जो मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ वो ये है कि कभी भी अगर आप वेट लूज़ करने की कोशिश करें या करना चाहें तो पहले आप नेचुरल मीन्स यूज़ करें, लाइक एक्सरसाइज, डाइट, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। थोड़ा कम खाना शुरू करें ना पहले। हाथ रोकें, जुबान को रोकें पहले, सबसे पता है क्या बड़े मजे की बात है, खाना कम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हाउ फ्रीक्वेंटली वी ईट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कैलोरी डेफिसिट तो इम्पोर्टेंट है अगर आपको करना है, ऑब्वियसली वो है इम्पोर्टेंट। लेकिन जो मैंने ओवर द लास्ट 20 ईयर जो मैंने नोट किया, क्योंकि मैं बहुत सारी लाइपोसक्शंस करता रहा हूँ, पेशेंट्स के फॉलो अप करता रहा हूँ, देखता हूँ कि लाइपोसक्शन के रिजल्ट लॉन्ग टर्म क्या होते हैं, 5 साल के रिजल्ट क्या होते हैं, 10 साल के रिजल्ट क्या होते हैं, 15 साल के रिजल्ट क्या होते हैं। हमने ये नोट किया है कि कोई भी इंटरवेंशन अगर नेचुरल नहीं है, लाइपोसक्शन होगी, गैस्ट्रिक स्लीव्स होगी, गैस्ट्रिक बाईपास हो गया, मेडिकेशन हो गई, तो सभी आ जाते हैं, सारी चीजें आ जाती हैं, वो शॉर्ट टर्म होती हैं अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस अपने इंप्रूव ना करें। अगर मैं पूरे जिस्म की लाइपोसक्शन कर देता हूँ किसी बंदे की, लेकिन वो अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करता तो अच्छा, एक तो ये कि लाइपोसक्शन जैसे मामलात के बाद एक तो है कि मैं दोबारा वापस आ जाऊँ, आई वाज 80 kg, वापस 80 kg पे आ जाऊँ। क्या ऐसा भी होता है कि 80 का था, 60 का हुआ और फिर 120 का हो गया? ऐसा भी हो सकता है? देखिए, रिबाउंड हाइपरप्लेजिया, यहाँ रिबाउंड हाइपरप्लेजिया होता है फैट का, और ये होता है कि अगर आप, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बाहर की चीज़ें मेडिकल इंटरवेंशन के थ्रू कुछ भी कर रहे हैं तो उसका कोई एक खास किस्म के लोगों को तो फायदा होगा, लेकिन मेजॉरिटी अक्सरियत जो सी है उसको नुकसान होंगे कि सबको सूट करे वो और वो सूट भी नहीं करेगा। नई ड्रग आजकल बहुत मार्केट में फेमस हुई है, जो हम जिक्र भी कर रहे थे ब्रेक के अंदर, उसके बारे में बताएं, वो कितनी खतरनाक है? क्या अगर कोई इस्तेमाल करना चाहता है, किसी के पास इतने मीन्स हैं कि वो कर ले, इतने पैसे दे दे, तो क्या वाकई में ऐसे नुकसानात होंगे, साइड इफेक्ट्स होंगे कि इररिपेयरेबल होंगे वो? एब्सोल्युटली। देखिए, कोई भी मेडिकेशन जो हम लोग मॉडर्न मेडिसिन में यूज़ करते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एज डॉक्टर्स हमने ये बैलेंस करना होता है कि इसके फ़वाइद और नुकसानात में पेशेंट के लिए बेहतर कौन सा है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, कार्डियक प्रॉब्लम हो गई, उन ड्रग्स या साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हो गई, उन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन चूँकि उसके बेनिफिट ज़्यादा होते हैं तो हम कहते हैं जी ठीक है, जान दो। लेकिन वेट लॉस एक ऐसी चीज़ है जो कि लाइफस्टाइल चीज़ है, अनलेस कि आपका मेडिकल डायग्नोसिस है, फॉर एग्जांपल हाइपोथायराइडिज्म है आपको, या आप तुमसे हैं स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं किसी कंडीशन की वजह से, या आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, या कोई भी ऐसी जेनेटिक कंडीशन है जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है, तो तब उस कंडीशन में हम ऐसी ड्रग्स को यूज़ कर रिकमेंड कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद। लेकिन जो हम देख रहे हैं वो मेजॉरिटी ऑफ पीपल कह रहे हैं कि जी हमने खाना भी दबा के खाना है, एंजॉय भी करना है, स्नैकिंग भी करनी है, और साथ साथ वेट भी, और साथ वेट भी। अच्छा, क्विकली क्योंकि टाइम कम है, डूज एंड डोंट्स अगर मैं आपसे क्विकली पूछूं, जो लोग आपको देख रहे हैं, कुछ मोटा मोटा ऐसा उनको जो हेल्प करे कि क्या है डूज एंड डोंट्स? एब्सोल्युटली। नंबर वन चीज़ ये है कि लाइपोसक्शन काम करती है अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करेंगे साथ, अगर नहीं करेंगे तो लाइपोसक्शन कुछ अर्से बाद फैट वापस आ जाएगा। रिकमेंडेड है
एरियाज, पॉकेट ऑफ एरियाज के लिए, फॉर एग्जांपल आपका अगर बॉडी के अंदर कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आप एक्सरसाइज और डाइट के बावजूद उस जगह से फैट लूज नहीं करेगा, एब्डोमेन हो गया, फ्लैंक्स हो गए, टायर्स हो गए जिसको कहते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली एब्सोल्युटली। लेकिन अगर आप ओवरऑल मोटे हैं, आपका पेट तोंद निकली हुई है, आपका इंट्रा एब्डोमिनल फैट है और जो अराउंड द ऑर्गन्स होता है, और लेकिन आप मेरे पास आ रहे हैं कह रहे हैं जी डॉक्टर साहब मेरा ये चर्बी निकाल दें, तो वो काम नहीं करेगा, उनके लिए नहीं है। डॉक्टर साहब कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर किसी की बॉडी टाइप बड़ी डिफरेंट होती है, कुछ लोग होते हैं वो ज्यादा भी खा लें तो फर्क नहीं पड़ता उनको, उनका वेट ही नहीं कम होता, मैं कहती हूँ बहुत ही लकी लोग होते हैं वो, और कुछ हमारे जैसे होते हैं कि पानी भी पी लें तो वो भी लग जाता है। तो उन दोनों के लिए फिर मेडिकेशन या फिर वेट लूज करने, उन्होंने क्या ही लूज करना है, क्या तरीका होगा उन लोगों के लिए भी? यही सब कुछ रिकमेंडेशन है जो अभी हम बात कर रहे थे? यानी कि वो लोग देखिए दो टाइप के मेटाबॉलिज्म होते हैं, कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, वो जो भी मर्जी है खा ले उनको चर्बी नहीं चढ़ती, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि उन इंटरनल ऑर्गन डैमेज नहीं हो रहा उनको। शुगर की वजह से जो भी आपके इंसुलिन स्पाइक्स आती हैं, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होते हैं, वो पतले लोगों को भी उसी तरह मुतासर करता है जिस तरह मोटे लोगों को करते हैं। ठीक हो गया? तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि जी अगर मुझे चर्बी नहीं चढ़ रही है, मैं मोटा नहीं हो रहा, तो मैं जो मर्जी खाता रहूँ, ठीक है, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि उनको और किस्म के डायबिटीज़ और किस्म के प्रॉब्लम, कैंसर्स का राइज बहुत ज़्यादा है उसके अंदर ना। तो कार्सिनोजेनिक डाइट्स देखें, जो प्रिजर्वेटिव्स हम अभी खानों में आ रहे हैं, हमारी वाटर सप्लाई के अंदर नैनो प्लास्टिक्स आ रही हैं, हम बॉटल्ड वाटर यूज़ करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में क्लोरीन डालते हैं वो पानी के अंदर उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, फ्लोराइड डालते हैं, कैल्शियम डालते हैं, उसके बाद आपके जो पाइप्स हैं जिसके अंदर पानी आ रहा है उसके अंदर कॉपर है, मैग्नीशियम है, वो सारे के सारे जिनसे हैं वो पॉइजन्स हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर स्लोली हमें पॉइजन कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी गट हेल्थ ख़राब होती है। एंटीबायोटिक्स का यूज़ जो सा है वो बहुत ख़राब है। उसके बाद हमारी डेयरी में, हमारी पोल्ट्री के अंदर ये जो दबा के हार्मोन्स लगा रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन्स इस तरह के, ताकि बड़े, मैं डिप्रेस हो जाऊंगी बस कर ये बड़े डिप्रेसिव वाली बात है भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर ये सारा कुछ है। हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी तरफ से जितना हो सके ऑर्गेनिक और नॉन केमिकल फूड। तो डॉक्टर साहब ये जो कम वक्त के अंदर वजन कम करने के फॉर्मूलाज हैं या इंजेक्शंस हैं एंड ऑल दैट, इसका ज़्यादा शिकार जेंडर वाइज अगर मैं पूछूं, खवातीन जल्दी होती हैं ट्रैप इसमें या मेल ज़्यादा होते हैं? देखें, कभी भी खूबसूरती और अपीयरेंस का सवाल होना तो वो गोज टू द लेडीज। अब एज ए कॉस्मेटिक सर्जन मेरे 90% क्लाइंट फीमेल्स होती हैं। उसमें दो रीजन है, ये नहीं कि मर्दों को पसंद नहीं है कि हम अच्छे लगें, लेकिन कल्चरली मर्द जो उनसे हैं वो पेट भी निकल आए, तोन भी निकला है, डबल चिन भी केयरलेस होते हैं, तो वो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ख्वातीन जो उनसी हैं उनके सोशल उन पे दबाव होते हैं, कंपटीशन होता है, और एक सिनफे नाजुक के तहत वो अपने आप को ऐसा दिखाना चाहती हैं कि वो अपना बेस्ट नजर आए, तो इसलिए फिर उनको ये ज्यादा इफेक्ट करती है। अच्छा, वेट अगर आपका कम है एंड देन आप टोन्ड है तो वैसे ही आप खुश भी रहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है ये दोनों तरफ होना चाहिए, सिर्फ खवातीन नहीं, मर्द हजरात को भी चाहिए कि वो भी अच्छे लगे, उनको भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज इस पे हमने डिस्कस नहीं किया, दैट इज अबाउट एक्सपेंस, खर्चा, पैसे। पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है, आपको पता है, इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा, तो बहुत महंगे हैं प्रोसीजर्स, या अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई रिकमेंडेशन आप दें तो, और प्राइस ब्रैकेट क्या हो जाता है इफ समबडी वांट्स टू गो फॉर इट? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है या? देखिए, बड़े मजे की प्रोसीजर टू प्रोसीजर आपने बड़ी अच्छी बात की। ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में या अमेरिका में सेट प्राइसेस होती हैं डिपेंडिंग अपॉन क्लिनिक्स, कि आप वहाँ जाएंगे उनकी एक सेट प्राइस है कि हमने लाइपोसक्शन कितना चार्ज करना है, अपने इंजेक्शन कितना चार्ज करना है, और मे बी वेरिएशन या डिस्काउंट्स या प्रमोशंस चल रही होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो चीज़ है, हालांकि मैंने पाकिस्तान में मेडिसिन बहुत कम प्रैक्टिस किया, मैं ग्रेजुएशन करते ही चला गया था, लेकिन यहाँ पे ये कि वो कहते हैं कि जी हम देखते हैं बंदा का स्टेटस क्या है और उस लिहाज से हम प्राइस बताते हैं। हमने बिल्कुल ये मैंने भी फेस किया हुआ है। आप किस गाड़ी में जा रहे हैं, चाबी कौन सी आपके हाथ में है, इस चीज को तो मेरा मशवरा ये होगा कि अपनी एक्सपेंसिव घड़ी उतार के और अपनी ऑडी की या टोयोटा प्राडो की चाबी साइड पे रखे और अपना गरीब बन के जाओ और कहे कि मेरा प्रोसीजर कर दे, तो आपको 50% ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। एंड वन लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में प्रोसीजर ज्यादा महंगे हैं या बाहर दुनिया में? ऑब्वियसली बाहर की दुनिया में प्रोसीजर ज़्यादा महंगे, क्योंकि वहाँ पे नर्सिंग, हॉस्पिटल और जो भी उससे रिलेटेड सेटअप है उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा और टेक्नोलॉजिकली हम उतने एडवांस हैं जितनी बाकी दुनिया? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं मेजॉरिटी जो बाहर बैठे हुए हैं वो वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, लेकिन
आप बेस्ट तभी होते हैं जब आपके साथ सेटअप भी उस वैसा ही हो। आप एक खाली बंदा रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी वो सारा होगा तो तब आप अपने प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। अब अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में बड़ी ज़बरदस्त लैपोसक्शन करता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है तो मैं फिर वो लेकिन वहाँ वाले जब यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो भी तो अपनी उनकी बहुत ज़्यादा फी हो जाती है ना कि भाई बाहर वाला डॉक्टर आया। देखिए ये प्रॉब्लम एज अ सोसाइटी हमारी है और दुनिया में कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में यही हो रहा है। आप तो नहीं करेंगे महंगा, ये बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं करता मैं हमेशा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर एहसन को आपने सुना, आई होप जो बातें उन्होंने की वो आपको जरूर मदद देंगी अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में, अपने आप को एक बेहतर इंसान के तौर पे, जरूरत ना पड़े डॉक्टर साहब के पास जाने की ना, वेट कम इंसान के तौर पे सामने लाने में। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है, कीप ऑन ट्राइंग, क्योंकि कोशिश के बाद मंजिल मिल जाती। ब्रेक लीजिए, वापस आइए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद और ये बात करेंगे कि शादी जो है वो सिर्फ दो अफराद का नहीं बल्कि दो खानदानों का मिलाप होती है। इस नए सफ़र के आगाज़ से पहले ये ज़रूरी है कि दोनों अफराद ना सिर्फ जहनी बल्कि जिस्मानी और जज्बाती तौर पर भी तैयार हों। मुकम्मल फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज की दुनिया में एक नया ट्रेंड जो है ना, जो मुझे लगता है कि पॉजिटिव भी है, कुछ लोग इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी करते हैं कि भाई शादी से पहले आपकी बॉडी की स्क्रीनिंग होना ज़रूरी है कि आप परफेक्टली फिट हैं या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बाद में भी पता चलती हैं और जब बाद में पता चलती हैं तो मसले। अच्छा, ये पहले तो महज एक बात लगती है ना, एक डिस्कशन लगती है, लेकिन शादी के बाद खुदा न खास्ता अगर आपके यहाँ औलाद हो और वो औलाद किसी भी किस्म की एबनॉर्मेलिटी के साथ पैदा हो, उसके बाद आपको कदर आती है कि आपने क्या फ़ैसला किया, जो कि आपकी विसातत से एक ऐसा इंसान दुनिया में आ गया है, एक ऐसी एबनॉर्मेलिटी के साथ खुदा न खास्ता जो कि कभी ठीक नहीं हो सकती, एंड देन यू फील कि हमने क्या किया है। तो हमने कहा इस मौजू पे ज़रा बात होनी चाहिए, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि हर कपल के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनकी अपनी हेल्थ को भी लेकर एंड ओबियसली शादी के बाद आने वाली उनकी औलाद को भी लेकर। ये बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है, तो हमने इसके लिए हमारे साथ मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर शाजिया, उनको हमने मदद किया, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछने की और जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक चीज बस करेक्ट कर दूं कि आई एम नॉट अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, मैं गायनेकोलॉजिस्ट। चलें, थैंक यू वेरी मच, ओके, पार्डन फॉर दिस। थोड़ा सा हमें बताइए, ये जो फिनोमेनन हम डिस्कस करें तो अब तक अवेयरनेस किस हद तक है लोगों में? मुझे तो लगता है कि इट शुड बी अराउंड मे बी 1% इन आवर सोसाइटी। आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरे ख्याल में तो आपका ही अंदाज़ा ठीक है। एक तो ये कि अवेयरनेस बहुत कम है, दूसरा ये कि जो अवेयर भी हैं तो कुछ सोशल टैबूज़ और इस तरह की चीज़ें हैं कि लोग इस तरफ जाना या इस चीज़ के बारे में बात करना पसंद नहीं कर रहे होते। वो बुरा समझा जा रहा होता है कि जी अभी रिश्ता हुआ नहीं तो पहले से ये इस तरह की बातें शुरू कर दी। उनको लगता है कोई नहुसत का एलिमेंट आ जाएगा। सोशल टैबूज भी हैं जिस पे बात जिनको पता भी है वो करना नहीं चाहते। ठीक है, ठीक है। तो आपके पास यूजुअली अगर मैं प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शादी के बाद व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स पीपल फेस, जो अगर शादी से पहले कुछ टेस्ट हो जाएं तो शायद उनसे अवॉइड किया जा सकता है, लोग आते होंगे कपल्स? उसमें हाँ बिल्कुल ऐसा है। उसमें कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हम कहते हैं प्रीनेटल टेस्टिंग, यानी पैदाइश से पहले, बच्चे की पैदाइश से पहले। जैसे एक कपल है, शादी तो हो गई लेकिन उससे पहले वो चाह रहे हैं, अगर वो डिपेंड करता है आपकी हिस्ट्री पे। अच्छा। कि आपकी हिस्ट्री कैसी है। ये नहीं है कि आप रूटीन स्क्रीनिंग हर बंदे की करनी शुरू कर दें। ओके। अगर आपको या तो ये कि बाज़ लोग हैं जो वहमी बहुत हैं, तब तो वो रूटीन स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं। एक रिकॉर्ड होना भी तो जरूरी है। बिल्कुल, इंटरनेशनली तो वहाँ पर हमें नजर आता है कि रिकॉर्ड होता है किसी भी शख्स का, लेकिन हमें पाकिस्तान के अंदर ये सिस्टम नजर नहीं आता कि किसी भी इंसान का रिकॉर्ड मेंटेन किया गया हो, तो वो रिकॉर्ड होना भी तो जरूरी है। देखें, अगर तो कोई ऐसे बच्चा है, खातून है या आदमी है कि जिसका पहले से कोई डायग्नोस्ड प्रॉब्लम है मेडिकल, ठीक है, वो यही कह रही हूँ ना, हिस्ट्री बेस सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपकी सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, आपकी बाकी प्रॉब्लम्स क्या है, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है कि आपके पर्सनल कि आपको क्या बीमारी है, फैमिली हिस्ट्री कि आपके ख़ानदान में और क्या बीमारियाँ हैं। ठीक है, उनको लेकर देखते हुए हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस करें, आप असेसमेंट करें और ये बताएं कि जी ये जो बीमारियां हैं ये तो मौरूसी किस्म की हैं जो कि आगे भी हो सकती हैं। अगर आपके किसी फर्स्ट कज़न को या आपके किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में है और आप में नहीं है तो आप कैरियर हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उस बंदे के अंदर वो बीमारी एविडेंट हो, कैरियर भी हो सकता है, लेकिन वो कैरियर आगे उसको ट्रांसफर कर सकता है। सिम्प्टोमेटिक भी लोग होते हैं। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज इफ अ कपल इज प्लानिंग टू गेट मैरिड, कौन से ऐसे एसेंशियल टेस्ट हैं दैट यू बीइंग डॉक्टर आपको लगता है कि ये तो आप लाजमी ही करवा लें? शादी से पहले की बात कर लेते हैं, फिर वो बच्चे वाले टेस्ट की भी मैं चाहूंगा कि आप उसके बारे में बात करें। आने वाले बच्चे के नहीं, मैं शादी से पहले अगर एक कपल शादी कर रहा है, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो बतौर कपल उनके लिए ज़रूरी हैं, लड़की के लिए या लड़के के लिए, जो आने वाले वक्त में प्रिवेंट कर सकते हैं औलाद को या उनको आपस में रिलेशन के बाद किसी बीमारी से? उसमें यह है कि जेनेटिक टेस्टिंग है,
वो कर लें अगर आपकी हिस्ट्री ऐसी है फैमिली या पर्सनल। मसलन कौन-कौन सी बीमारियां अगर हैं? मतलब जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफीज हैं फैमिली में, अगर आपकी फैमिली में कोई सिस्टिक फाइब्रोसिस का केस है, अच्छा। जैसे हीमोग्लोबिनोपैथीज हैं, सिकल सेल डिजीज है, या ये जो थैलेसीमिया माइनर हम जिसको कहते हैं, जो कि मेजर भी होता है, तो डिफरेंट किस्म के उसकी कैरियर और उस पर डिपेंड करता है। तो कुछ ये चीज़ें, उसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो क्रोमोसोम से, जीन से रिलेटेड होती हैं आपकी, वो जेनेटिक्स डिजीज़ अगर आपकी फैमिली में हैं, किसी और को हैं, या आपके अपने सिबलिंग्स में, बहन भाइयों में हैं, उसमें भी आप ऐसे टेस्टिंग एडवाइस कर सकते हैं। कोई भी शख्स जो है, डाउन सिंड्रोम हो गया, वो ये तो नहीं चाहेगा कि मेरी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सामने आ जाए, देन उसकी शादी में मसले शुरू हो जाएंगे। ये भी तो मसले मसाइल हैं, तो लोग छुपाना भी शुरू कर, मैंने आपको सबसे पहला जुमला क्या कहा था, छुपाना भी शुरू कर देते हैं, पता भी हो तो अक्सर नहीं बता रहे होते शादी से पहले, किसी की जिंदगी बर्बाद कर। तो आपको लगता है कि इसमें फिर गवर्नमेंट या स्टेट की इंटरवेंशन जरूरी है कि ऐसा कोई लॉ बना दिया जाए जिसमें पाबंद किया जाए कि भाई ये करवाने जरूरी हैं? अच्छा, एक चीज तो ये कि वेस्ट में भी ऐसा कोई लॉ नहीं है, ठीक है, कि ये करवाने ज़रूरी हैं। अच्छा, आप एक HIV का टेस्ट जो है वो भी पेशेंट के कंसेंट के बगैर नहीं करवा सकते, उसकी इजाज़त के बगैर, ठीक है। तो ये तो एक बहुत बड़ी वो है इम्प्लिकेशन हो जाएगी ना पेशेंट के लिए। लिहाजा ये तो कपल की अपनी अंडरस्टैंडिंग है और उनकी अपनी विल है कि कौन चाहते, अवेयरनेस ज़रूर दें आप लोगों को। उस अवेयरनेस के बाद ये उनकी मर्जी है कि वो करवाते हैं या नहीं करवाते। देखें, उसमें भी ये चीज़ हमेशा समझनी चाहिए कि अगर किसी में कोई डिजीज़ या उसका कैरियर है वो, तो ये ज़रूरी लाजिम नहीं कि 100% वो आगे। बट गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है ना वो अब हो रही है। कायमा कमेटी में अब बात की जा रही है कि ये बिल जो है लाया जाएगा, स्पेशली थैलेसीमिया के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इस चीज़ को देखते हुए। तो आपको लगता है कि इट इज़ द राइट मूव टू डू और सोशली एक्सेप्टेबल अब हो जाएगा? थैलेसीमिया स्क्रीनिंग जो है बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे हॉस्पिटल में भी जब फर्स्ट विजिट पे पेशेंट आता है प्रेगनेंसी के साथ, और आइडियली तो आपकी वाली बात कि उससे पहले ही हो जानी चाहिए, लेकिन जब फर्स्ट विजिट पे आता है उस वक्त भी हम थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग करते हैं। अगर पेशेंट जो है उसका ट्रेट है यानी वो कैरियर है तो फिर हस्बैंड की भी करते हैं। अगर दोनों ट्रेट हैं तो फिर हम ऑफर करते हैं उनको, उसमें बच्चे में चांस है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो, अदरवाइज बच्चा हद से हद होगा तो माइनर होगा। अच्छा, मकसद हमारा ये है कि माइनर में उस पेशेंट को इस जिंदगी तक गुजारने तक नहीं पता चला कि वो माइनर है। ठीक है, देखने वालों को ये चाहते हैं, देखने वालों को आप ये बताएं कि भाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपकी आने वाली नस्लों के लिए, क्योंकि अब ये बिल मंजूर भी होगी, सेनेट से भी मंजूर कर दिया गया है। हमारे बताने से बेहतर है थैलेसीमिया सेंटर्स चले जाएं किसी दिन ना, या देखें उन बच्चों की क्या हालत है, और खास तौर पे उन माओं के कमेंट्स देखें। मैंने इस पे हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए इससे पहले भी थैलेसीमिया के हवाले से, एंड आई एम ग्लैड मरियम नवाज का बड़ा फोकस है, वो इस पे बड़ा काम करती हैं, और जैसे सुंदर फाउंडेशन बहुत काम करता है, खालिद अब्बास डार साहब, मुन्नू भाई वगैरह, उन्होंने तो हाईलाइट किया इसको। तो जो उन वालिदैन की हालत होती है और जिस तरह वो बच्चा तड़पता है जब उसको ब्लड नहीं मिलता, और खासतौर पे आप कहते हैं कोविड डेज में जब ब्लड शॉर्टेज हुई थी, इतने बुरे हालात थे बच्चों के, तो आप अगर देख लेंगे तो आप वैसे ही कहेंगे कि ओब्वियसली कोई बंदा अपने बच्चे के तो ऐसा नहीं देख सकता। सो इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं इन टेस्ट के हवाले से, क्या ये कॉमन टेस्ट हैं, महंगे हैं, और क्या अमूमी तौर पर लोग आते हैं इसकी तरफ या नहीं आ रहे? क्योंकि कायमा कमेटी ने बाहर कौमी असम्बली की बिल मंजूर कर लिया है कि आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा, लेकिन दूल्हा दुल्हन की मर्जी से ही होगा ये टेस्ट, उसके बगैर नहीं हो सकता। ऐसे ही है, मैंने यही बात आपको शुरू से ही कही कि सबसे पहले तो अवेयरनेस पैदा करना है। अवेयरनेस होगी तो लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी आएगी, जब सोशल एक्सेप्टेंस होगी तो लोग खुद ब खुद करवाना शुरू कर देंगे, ठीक है। वरना डॉक्टर के पास जब आते हैं तो डॉक्टर तो उनको कहते हैं, एडवाइस करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी कोई कपल अगर शादी से पहले काउंसलिंग के लिए आ रहा है या शादी के बाद काउंसलिंग के लिए आ रहा है रिगार्डिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स, तो सबसे पहले एक डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है। उस हिस्ट्री की बेसिस पे आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि जी ये किस कैटेगरी में आ रहा है और इसको कौन कौन से टेस्ट है जो इसके लिए सुइटेबल है। शाज़िया, आप जो बच्चे के पैदा होने से पहले टेस्ट की बात करी थी, एक तो प्रेगनेंसी के कितने अरसे तक इट इज़ सेफ टू गो फॉर अ टेस्ट एंड देन टेक द डिसीजन? आई मीन अगर आपने कोई बड़ा फैसला भी करना है, और क्या इस हवाले से भी अवेयरनेस है? लेकिन पहले मुझे ज़रा एज बताइए कि बच्चा प्रेगनेंसी से कितनी देर पहले तक हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर फैसला कर सकते हैं बच्चे की पैदाइश के हवाले से? मतलब प्रेगनेंसी के बाद, यानी कि बच्चा पैदा नहीं हुआ और क्या हम पहले टेस्ट में हम ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि इसको थैलेसीमिया है, कब तक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो वही आ गई कि सबसे पहले पेरेंट्स की स्क्रीनिंग करें। अगर पेरेंट्स में दोनों जो है वो ट्रेट हैं थैलेसीमिया के, तो बच्चे में चांस है कि बच्चा मेजर हो सकता है। प्रॉब्लम थैलेसीमिया मेजर ही है। जो आप बच्चों की मिसाल दे रहे हैं जिनको ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, वो थैलेसीमिया मेजर वाले बच्चे हैं। उसमें पेरेंट्स की स्क्रीनिंग में अगर दोनों ट्रेट हैं तो पॉसिबिलिटी है कि बच्चा मेजर हो। उस पेरेंट को आपने गाइड करना है
थैलेसीमिया के हवाले से अगर हम बात करें तो उसकी प्रीनेटल टेस्टिंग में तो आप डायग्नोस्टिक टेस्ट पे जाएं, जो कि कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग है, ठीक है, जिसमें से एक सेल लेके उसमें उसके क्रोमोसोम जीन्स की टेस्टिंग हो जाती है और पता चल जाता है कि ट्रेट है या और कब तक हो सकता है? लाइक अच्छा, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग बिल्कुल आम पेशेंट्स के अवेयरनेस के लिए 3 महीने जैसे ही पूरे हों, यानी 11 से 14 वीक्स तक में हम ये करवा सकते हैं। और फिर डॉक्टर साहब आप लोग इन केस अगर इफ इट्स मेजर केस फिर आप रिकमेंड नहीं करते कि बच्चा पैदा हो? That is a big decision again. देखें इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है जो अभी आपने किया। इसमें हमारे यहाँ एथिकल कमेटीज बनी हुई हैं, हमारे यहाँ मुल्क का कानून मौजूद है, हमारे यहाँ जो है हॉस्पिटल के भी अपनी पॉलिसीज हैं मौजूद हैं। थैलेसीमिया मेजर अगर एक बच्चा है इनकम्पैटिबल विद लाइफ नहीं है, ठीक है। हालांकि इस पे मेरा पर्सनल ओपिनियन ना लें क्योंकि मेरी बहुत बहस होती है जी, इस तरह की चीज़ों नहीं, हम चाहते हैं आप हमें जरा मेडिकल पर्सपेक्टिव से बताएं। लेकिन मेडिकल पर्सपेक्टिव से तो जाहिर है कि पूरी फैमिली ड्रेन हो जाती है, ड्रेन आउट हो जाती है। और थैलेसीमिया वाला बच्चा तो खैर फिर भी अब तो माशाल्लाह प्रॉपर वेल ऑफ कंट्रीज में तो बड़े अच्छे सेंटर्स हैं जो थ्राइव कर रहे हैं और बच्चे बड़ी अच्छी एज तक जा रहे हैं। जो लाइफ स्पैन है वो 40 इयर्स तक भी चला गया। एक पेशेंट मेरी थी जिसका ने प्रेगनेंसी करके बच्चा पैदा भी किया थैलेसीमिया मेजर की पेशेंट ने, लेकिन बात यह है कि वो किस कॉस्ट पर, और कुछ ऐसी डिजीज़ है थैलेसीमिया मेजर तो चलें ब्लड लगा दिया कर रहे हैं आप चला रहे हैं, कुछ और ऐसी डिजीजेज हैं जिसमें वो वाकई ना जिंदा होता है ना मरने में होता है बच्चा। लेकिन इन सब चीजों से बचा जा सकता है अगर पहले टेस्ट करवा लिए जाएं एंड देन अगर टेस्ट करवा लिए जाएं तो जो उनका क्वेश्चन है हम वहाँ अटके हुए हैं कि आगे क्या हल है, क्या लॉ हमें ये इजाजत देता है कि उसको अबॉर्ट करें? ठीक है, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर एंड दिस नीड टू बी अगेन डिस्कस्ड, क्योंकि अब एक तरफ ये है कि जाहिर बात है इस्लामिक नुक्ता निगाह से भी आ जाए तो ओब्वियसली आप नहीं कर सकते, या सोशल लिहाज से भी जाहिर बात है आपकी औलाद है, लेकिन अगर आप उस औलाद की ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे वो कितनी क्रिटिकल होगी, चैलेंजिंग होगी, तो फिर आप ये फैसला मुश्किल फैसला है, बट ओब्वियसली हमने कहा इसको डिस्कस हम जरूर कर लें। एक फूड फॉर थॉट जरूर है जो आपने बात की है, इस पे बात जरूर होनी चाहिए। एनीथिंग एल्स दैट यू लाइक टू ऐड इन लास्ट 30 सेकंड्स फिर हम टॉपिक क्लोज करें? बस यही कि प्रीनेटल टेस्टिंग जो है वो फर्स्ट टेस्टिंग जो है ये तो इन्वेजिव हमने बता दी जिसमें हमें लग रहा है कि वाकई कुछ है। अदरवाइज अगर स्क्रीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो एक सॉफ्ट मार्कर्स कहलाते हैं अल्ट्रासाउंड के, एक सिंपल अल्ट्रासाउंड होता है न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन, ठीक है, उसमें अगर एबनॉर्मेलिटी आ रही है तो आप फर्स्ट अलर्ट आपको मिल जाता है, देयर कैन बी समथिंग रॉन्ग रिगार्डिंग द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। और ये थैलेसीमिया टेस्ट फ्री है हमारे यहाँ पाकिस्तान? थैलेसीमिया टेस्ट शायद गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में फ्री हो, आई डोंट नो, लेकिन वैसे तो और क्या बहुत महंगा होता है? एक्सपेंसिव है, एग्जैक्ट कॉस्ट मुझे नहीं पता। अच्छा चले, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ज़्यादा बड़ी हेल्पफुल बातें हम तक पहुंचाई। और ये सबसे मेन बात यही है कि जब आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं जो कि प्रैक्टिकली फॉर द लाइफ टाइम है, तो आप पहले कुछ ऐसा कर लें कि उससे एक प्यूरी ह्यूमन लाइफ और पूरी जो ह्यूमन जनरेशन है वो सफर में। सोशल टैबूज को तोड़ना होगा हमें, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ अपने आप की ज़िंदगी बनाने के लिए किसी और की ज़िंदगी या नहीं आने वाली ज़िंदगी जो है ना उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, एथिकली भी ये ठीक नहीं है, तो इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। आप एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। बहुत लंबी न्यूज़ अपडेट्स के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं वंस अगेन चाइना अमेरिका टैरिफ वॉर की, जो कि इस वक्त जारी है, ट्रेड वॉर की इनफैक्ट, और दुनिया भर को ऑब्वियसली इम्पैक्ट कर रही है। हमने इसके डिफरेंट पहलुओं पे बात करनी है, मुख्तलिफ इसके एंगल्स हैं जिसका इम्पैक्ट आ रहा है। आज इन पर्टिकुलर हम सोने या गोल्ड को डिस्कस करेंगे, चूँकि गोल्ड मार्केट जो है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लाइंग हाई, जो आलमी मंडी है यहाँ पे सोने की कीमत $3,482.26 फी ऑन्स तक पहुँच गई है, और आई थिंक इट्स हिस्टोरिक हाई। पाकिस्तान में जो सोना है वो फ़ी तोला के लिहाज से हम देखते हैं और उसकी रिकॉर्ड कीमत है वो भी तकरीबन कोई 3.25 लाख तक ट्रेड हो रहा है इस वक्त, और जो दीगर ममालिक है वहाँ पे भी इसकी कीमतों में तेज़ी से सर्च देखा जा रहा है। ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी है कि दुनिया भर में कुछ भी अगर इस तरह की सिचुएशन हो इकोनॉमी के लिहाज से, इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात कर लें, तो ये कमोडिटी जो है ना इसके अंदर एक तो इसकी शॉर्टेज भी हो जाती है क्योंकि लोग अपने पैसे निकाल के इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो हम ये बात करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना और ऊपर जा सकता है, कोशिश करेंगे कुछ
फोरकास्टिंग भी ले लें, और क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है सोने के अलावा, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। हमारे साथ आज दो मेहमान मौजूद हैं इस सेगमेंट में। हमारे साथ फरहान बुखारी साहब मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं, उनसे हम बात करेंगे, और इसके साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन इमरान टेसोरी साहब। उनसे भी जानेंगे कि उनकी कम्युनिटी और उनकी एसोसिएशन जो है वो इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रही है। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। इमरान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप ही से मैं आगाज़ कर लेती हूँ इस टॉपिक के बारे में। आपकी एसोसिएशन या आपकी कम्युनिटी किस तरह से देख रही है इस सारी सिचुएशन को? ये सोना जो है उसकी कीमत इतनी ऊपर जा रही है, ये मजीद ऊपर जा सकती है, कहाँ पर आपको लगता है कि जाके रुकेगी ये? लेकिन जी इस वक्त जैसा कि सब जानते हैं कि इस वक्त जो एक ट्रेड वॉर चल रही है और ट्रंप ने जो डिसीजंस लिए हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट पे काफ़ी हद तक आया। आप लोगों ने पिछले दिनों देखा जिस तरीके से स्टॉक मार्केट क्रश हुई इंटरनेशनली, दुनिया की बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट जो है वो किस तरीके से बुरे तरीके से क्रश हुई। अच्छा, उसी का इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड पे पड़ा है। लोगों ने डिफरेंट चीज़ों पे अपना जो इंटरेस्ट है वो छोड़ के उन्होंने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। पर्टिकुलरली इस वक्त मैं जो मेन रीज़न समझता हूँ कि डॉलर का जो है डिक्लाइन होना, अमेरिका में जो इस तरीके की इन्फ्लेशन चल रही है, और जो सेंट्रल बैंक्स जो दुनिया के बड़े बैंक्स हैं जिसमें चाइना ले लें आप, अमेरिका ले लें, यूके ले लें, इंडिया भी ले लें, ये इस वक्त हैवी परचेसिंग कर रहे हैं। कल तक भी जो है वो इतने प्राइसेस बढ़ने के बावजूद जो है वो इनकी जो परचेसिंग है वो बड़ी हाई लेवल पे रही है। टनों के हिसाब से सोना खरीदा जा रहा है। पाकिस्तान क्योंकि हमारा कोई इतना बड़ा स्टेक नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में भी और लोकल मार्केट में भी, पर क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो फौरन पाकिस्तानी मार्केट पे पड़ता है, जिससे मैं समझता हूँ कि लोकल कस्टमर जो रिटेल के कस्टमर्स होते हैं डेफिनेटली उन पे इसका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा पड़ता है। बट टू द पॉइंट ऑफ द इन्वेस्टर्स, जो लोग रोज की बुनियाद पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो रोज की बुनियाद पे पैसे बना भी रहे हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है टू माय पॉइंट ऑफ। इमरान साहब, इस वक्त खबरें ये भी कुछ हैं कि मार्केट के अंदर आम कंज्यूमर के लिए भी अदर देन इन्वेस्टर्स शॉर्टेज है, सोना मिल नहीं रहा है जो प्राइस है, और अगर कहीं है तो लोग कुछ उसके ऊपर पैसे वैसे चार्ज कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि लोग पैसे कमा रहे हैं इससे। ऐसा कुछ है? आपकी एसोसिएशन क्या करिए इस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, बड़े जो ट्रेडिंग हाउस है वहाँ पे गोल्ड अवेलेबल है, और जहाँ तक आप कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि एक एक दिन में अगर $100 का जंप लगेगा तो नोबडी वांट टू सेल इट। लोगों ने रोक लिया है क्योंकि उनको लग रहा है कि मार्केट जो है वो काफी ऊपर जा रही है, तो वो कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं अपना नुकसान करूं। बट ऐसा नहीं है कि मार्केट में गोल्ड अवेलेबल नहीं है। गोल्ड अवेलेबल बिल्कुल है, और वो जिस हिसाब से आपने देखा कि कल मार्केट ने 3,80,000 रुपए तोला की प्राइसेस टच की थी, और रात को पर कुछ छोटा सा करेक्शन आया जिसमें डॉलर जो है थोड़ा सा नीचे आया है, और जिसकी वजह से मार्केट दिस इज व्हाट आई वाज अबाउट टू आस्क। जो करेक्शन का वर्ड आपने इस्तेमाल किया, क्योंकि स्टॉक्स में हम अमूमी तौर पे यूज करते हैं कि मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रही है, कुछ हाइपोथेटिकल इंक्रीजेस होते हैं या ऐसी कोई एक खबर स्टोरी होती है जो स्टॉक्स के ऊपर ये नीचे ले जाती है, इसमें भी कुछ करेक्टिव हो सकता है, नीचे भी आ सकती है मार्केट। बिल्कुल, मैं इसमें करेक्शन देख रहा हूँ क्योंकि ये जो जंप इन्होंने इतना बड़ा लिया है, इसके बाद एक करेक्शन हमारे हिसाब से बनता है। अच्छा, और मैं देख रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा जो है वो नीचे की तरफ आएगी 2-3 दिन में। बट इवेंचुअली जो सिनेरियो है इस वक्त, जो इंटरनेशनली जो हालात चल रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है, उसको देखते हुए मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि मार्केट जो है विद इन कमिंग 2 वीक्स जो है ये 4 लाख रुपए तोला क्रॉस कर सकती है। और इंटरनेशनली जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, रिस्की, आप लूज भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप स्टॉक्स के अंदर करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का तो आपको अपने ओन पर, किसी के कहने पर नहीं करना, क्योंकि मार्केट करेक्ट कर सकती है। फरहान साहब, आप किस तरह से असेस कर रहे हैं सारी सिचुएशन को? बिल्कुल, ये मैंने पहले ही कहा, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन। जी जी, ठीक है। फरहान साहब, आप कैसे असेस कर रहे हैं सारी सिचुएशन को? और स्पेशली अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि ट्रम्प जो है ना, उन्होंने थोड़ा सा यूटर्न लिया है चाइना के मामले में, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था कि वो ले सकते हैं, तो इससे भी फर्क पड़ेगा फिर मार्केट के ऊपर? अभी तो उन्होंने बयान दिया है या स्टेटमेंट दी है या ट्विटर पे आया है, अभी तक तो अमली जामा नहीं पहनाया गया, तो हम यकीन से नहीं कह सकते। लेकिन मार्केट तो ये इन्हीं स्पेकुलेशंस पे ऊपर नीचे हो रही होती है। लेकिन आजकल इतनी बेयकीनी बैनुल-अक़वामी सतह पे हो चुकी है, और उसके असरात पाकिस्तान जैसे मुल्क पे आते हैं कि ये उतार चढ़ाव का एक बदकिस्मती से सिलसिला चल रहा है। आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते आप तवक्को के 1 महीने बाद क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा, कुछ भी मुमकिन है। और इस वक्त हमारे ख़त्ते में भी इर्द गिर्द जो ख़तरात हैं वो भी अपनी जगह पे हैं।
तो इसलिए फोरकास्टिंग करना या प्रिडिक्शन करना मुश्किल है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में वक्त के साथ साथ लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम तो हुई है, और आज से 25 साल पहले 30 साल पहले शादी ब्याह के ऊपर ही जिस किस्म की लोग मिडिल क्लास के लोग जाके शॉपिंग कर लेते थे अपने बच्चों के लिए ज्वेलरी की, वो अब तसव्वुर भी करना मुश्किल है। और आजकल तो ये भी सुनने में आता है कि कई जगहों पे शादी ब्याह होती है तो वो गोल्ड जो दिया जाता है वो इनहेरिटेड है, यानी विरासती, यानी ये कि माँ ने अपने 3 बेटों के नाम उनकी छोड़ के गई हैं, वो इन सब के हिस्से में बिल्कुल बिल्कुल उस किस्म की सूरत हाल, या किसी की 2 बेटियां हैं तो उन्होंने बराबर का तकसीम कर दिया, उस किस्म का सिलसिला। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड अगर कहीं से मिल रहा है तो? क्योंकि अभी इमरान साहब भी यही बात कर रहे थे कि लोगों ने होल्ड किया हुआ है। आप अपना बिटकॉइन बेचने का सोच रहे हैं? मैं बिटकॉइन बेच सकती हूँ, वैसे ट्रंप ने कह दिया कि अब उसको भी रेगुलराइज करने की जरूरत है। उनका क्रिप्टो करेंसी के अंदर उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं और यहाँ पे बात हो रही है किसी ऐसे इन्वेस्टर के पास जिसके पास अगर माजी में 1-2 करोड़ रुपए थे, वो जाके प्लॉट्स ले लेते थे, रियल एस्टेट में अब इंसेंटिव नहीं रहा, टैक्सेस भी आ गए, तो उस किस्म की क्लास के लोग फिर वो उनमें एक सिकत भी है कि अगर कुछ प्राइस डिप हुई तो भी वो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बैकबोन है जी। तो अच्छा, इसलिए ये कीमत ऊपर जाने का इम्कान ज़्यादा नजर आता है, ज़्यादा नजर। मैं ज़रा वही इमरान साहब से पूछना चाहता। इमरान भाई, एक तो ये कि हम इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि जो प्राइसेस का तयन है वो डिमांड और सप्लाई के असूल के ऊपर बेस करता है। तो डिमांड तो सोने की सच इसलिए कम नहीं हो सकती कि हमारे एक सोशल सर्कल का हिस्सा है ये, जहाँ पे शादी होगी वहाँ पे सोना आएगा, कम आए या ज़्यादा आए लेकिन आएगा, और फिर फैशन के कॉन्टेक्स्ट में भी, क्लास के कॉन्टेक्स्ट में भी, तो और फिर साथ जो रही सही कसर है वो ट्रंप की बयानात निकाल रहे हैं। तो इस लिहाज से तो हम अगर देखें तो ये ट्रेंड कम होता हमें नज़र नहीं आता। आपकी क्या टेक है, थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए जी, मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि पाकिस्तान का इतना बड़ा कोई इंटरनेशनल मार्केट में स्टेक नहीं है, हमसे बड़े ममालिक हैं जो इस वक्त हैवी परचेजिंग कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक हो गए, तो इतना बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान का स्टेक इसमें नहीं है। पर बहरहाल प्राइसिंग की जिस तरीके से आपने बात करी, जो इंटरनेशनली प्राइस का इम्पैक्ट मैंने कहा कि फॉरेन हमारी मार्केट पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसका जो लोकल कंज्यूमर, जो बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, जो कि रिटेल में कंज्यूमर है, जो एंड बायर है, उस पर डेफिनेटली पड़ रहा है, और जिसकी वजह से वो इस वक्त हजरात जो रिटेल ज्वेलरी के अंदर काम कर रहे हैं, वहां पर जो है वो कामकाज उनका बड़ा इफेक्ट हुआ है। पर टू द पॉइंट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो रोज की बुनियाद पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो रोज की बुनियाद पे पैसे बना रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, उनके लिए जो है वो इस वक्त दिस इज लाइक अ हेवन। तो वो वन मोर थिंग, इसमें भी क्या ज़्यादा मुनाफाखोरी का रुझान हो सकता है कहीं पे, दैट आई एम नॉट सेलिंग ऑन द मार्केट प्राइस सिंस आई हैव द स्टॉक, तो मैं अपनी मर्जी की प्राइस ले लूँ, इसमें आपकी तंजीम कोई रोल प्ले कर रही है? मैं सवाल इसलिए करूँ कि अल्टीमेटली जो एक कंज्यूमर है ना, जिसको इस्तेमाल के लिए, बेटी की शादी वगैरह के लिए चाहिए, वो सफ़र कर रहा होगा माइट बी इस सारी प्राइस सिचुएशन से। जैसे कि बुखारी साहब ने कहा कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, उस वक्त लोग जो अपने जो फैमिली के गोल्ड है उसको रीयूज कर रहे हैं। जो कस्टमर अगर मार्केट में निकला हुआ है, उसको तो देखिए जो मार्केट का रेट है उसने वही पे करना है, उसमें तो कोई कम बढ़ती मैं नहीं समझता कि कोई है। और इसके अंदर हमारी एसोसिएशन का बेसिकली कोई मदाखलत एज सच नहीं है इसके अंदर, ये तो एक इंटरनेशनल रेट है जो कि इम्पैक्ट मैंने कहा कि लोकल मार्केट पे ठीक है जो भी निकलता है उसके थ्रू। इमरान साहब, तो फिर ये इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स की हम बात कर लेते हैं। सोना अगर नहीं मिल रहा है या शॉर्ट हो गया है, तो इसके अलावा कोई कमोडिटी ऐसी है जिसके अंदर इन्वेस्ट करके फ़ायदा उठाया जा सकता है? लाइक मैं सिल्वर के बारे में पढ़ रही थी कि ये आगे जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। आप रेकमेंड करेंगे सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करना? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ऑल्टरनेट सिल्वर जो है वो भी जिस तरीके से गोल्ड बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सिल्वर भी जो है उसकी प्राइसेस भी जो है वो ऊपर आ रही हैं। और मैंने एक बात और ऐड करना चाहूँगा, सिंस दीज प्राइसेस हैव इंक्रीज, इंडिया पाकिस्तान जहाँ ज्वेलरी का बेहद इस्तेमाल है रिलीजियसली भी, और प्लस जो है हमारा कल्चर ऐसा है, पर अब ये पिछले 10-12 साल से यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो है एक बहुत बड़ी
मार्केट क्रिएट हो चुकी है और उसमें कई लोग आप देखेंगे कि रिटेल आउटलेट्स भी खुल चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और कई बड़े महंगे ब्रांड्स आ गए। इसका यही है। ठीक है इमरान साहब, टाइम कम है जरा आपकी इजाज़त से मैं क्विकली फरहान साहब से भी लास्ट कमेंट इस पे ले लेता हूँ। आपने उनकी बातें भी सुनी, आप इस ट्रैक को आप कैसे देख रहे हैं और क्या ये वक्त के साथ मजीद आपको प्राइस हाइक ज़्यादा नज़र आ रहा है? प्राइस हाइक जैसे मैंने अर्ज़ की मुमकिनात में से तो है और मेरे ख्याल में इसमें कमी फ़िलहाल अगर कोई हुई किसी दिन तो वो एक आर्जी किस्म का डिप होगा। बाकी लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इसने ऊपर ही जाना है। लेकिन यहाँ पे ये भी मुनसर है, अगर आप सरमायाकारी की बात करेंगे, कौन से किस क्लास की सरमायाकारी की आप बात कर रहे हैं। बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो ज़्यादा सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर आप देहाती इलाकों में चले जाएं तो वहाँ पे इस्लामाबाद के आसपास भी आप जाएं तो वहाँ पे सरमायाकारी ज़्यादातर आजकल वो हैवानात में करते हैं, गाय, भैंस, बकरी, देसी मुर्गी। ठीक है, उसमें जो रिटर्न्स हैं चंद महीनों के बाद देसी मुर्गी से वो उन्हें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। एक वो भी क्लास है लोगों की। और असल जो पिस्ता है शख्स या क्लास जो पिस्ती है वो अर्बन लोअर इनकम क्लास जो कि ना तो वो सोना ले सकते हैं और ना उनके पास दूसरे ज़राए। बात सारी है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। वैसे आखिरी एक बात मुख्तसर, क्योंकि आज किताबों का दिन है, आपने पहले इसका जिक्र भी किया था एक सेगमेंट में। मेरे से जब कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछता है मैं कहता हूँ कि सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट ये है कि अपनी औलाद को बेहतर से बेहतर तालीम दो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमरान साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। विकेट से बाहर निकलकर खेलने का वक्त नहीं है। इन द एंड यही कहेंगे अगर आपको इन्वेस्ट करना भी है तो बहुत ही सोच समझ कर, किसी को सुनकर ही अपनी रिसर्च जो है वो कंप्लीट करनी है, उसके बाद इन्वेस्ट करना है। अरे जी वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे करेंगे कल मुलाकात। कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। वेरी गुड डे, अल्लाह हाफिज़।